डेट शीट में पुरानी बताता हूँ आपको, ठीक है ना। बेसिकली जो आपका एग्जाम है वो अगस्त के स्टार्टिंग में ही कर देंगे। उसका रीजन क्या है, इस बार बीएड के एग्जाम है ना, जो जून में होने थे वो मई में कर दिए। तो मुझे बोला गया है इधर कि आपको जुलाई, अगस्त 31 जुलाई तक पूरा कोर्स कराना ही। ये है दिक्कत। इसी के वही तो मैं बोल रहा हूँ, पढ़ना तभी तो मैं भेजता रहता हूँ एमसीक्यू। दिक्कत होगी। और इसमें भी पढ़ो आप कैसे, सबसे पहले आप पढ़ो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है ना, फिर हिंदू लॉ, फिर मुस्लिम लॉ, ठीक है ना, इसके बाद आर्बिट्रेशन, लास्ट लीगल थ्योरी सबसे इजी चैप्टर। उसमें लीगल थ्योरी में एक दो क्लास ही लगती है, एसे लेटर होता है, लीगल लैंग्वेज होता है, प्रोवाइड कर दूंगा मैं आखिरी में। फिर आता है लॉ ऑफ टॉट पढ़ लो, इजी आईपीसी पढ़ लो, लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को रखो सबसे लास्ट में, क्योंकि इसमें लर्न करना होती है चीजों को, आर्टिकल्स हो गए सारे सेक्शन, सबसे लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन लॉ रखो आप। वॉइस आ रही है संदीप, दिव्या, शिवानी आपको? गुड आफ्टरनून सर। यस सर। गुड आफ्टरनून बेटा। सर वॉइस आ रही है आपकी। यस नहीं आ रहा शिवानी, क्या बात है यस का? सर उसका ना एडमिशन का इशू हो रहा है तो मैम ने इसलिए बोला उसको थोड़ा अच्छा रुकिए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब देखो, आज हमारे साथ निकिता और अभिषेक आ रखे हैं क्लास में। नैना ने मुझे बोला सर आईपीसी कराना, बट वो खुद ही एब्सेंट नहीं आज। मेरे साथ हर बार होता है, कोई बच्चा बोलता है ना सर ये करा दो, खुद एब्सेंट हो जाता है। तो आज हम आईपीसी ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आईपीसी में देखो बेटा, आपके पास शायद नोट्स ना आए हो, बट मैंने मैम को कल दोपहर, मेरे पास भी टाइम है नहीं ना अभी, तो मैंने दोपहर को भेजा था मैम को। ये आपके पास प्रोवाइड हो जाएंगे, अभी हो जाएंगे, ठीक है ना। बेसिकली मैंने आपको क्या बोला था, देखो आप, एक मिनट। बेसिकली आपका बेटा देखो, मैंने आपके आईपीसी नोट्स पार्ट 1, बेसिकली इसमें 3 पार्ट है, तो मैं पार्ट 1 पे ही काम कर पाया, पार्ट 2 3 मैं आपको नेक्स्ट क्लास से प्रोवाइड करता हूँ बेटा, ठीक है ना। मेरा भी थोड़ा सा समय है, बेसिकली मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो उधर है क्या, स्कूल में मुझे हॉलीडे होमवर्क दिया जा रहा है बनाने के लिए, तो उसमें भी मुझे टाइम लगा बनाने में। हाँ, छुट्टियां पड़ गई हैं। हमारे जो, मेरा जो स्कूल है जहाँ मैं वर्किंग एज अ गेस्ट फैकल्टी, मुझे रखा है 2 आवर्स के लिए बस, ठीक है ना। वो परमानेंट है मेरी जॉब उधर, तो मैं 2 आवर्स के लिए जाता हूँ। तो बेसिकली मेरी जो छुट्टियां हैं वो 23 से, तो हो सकता है जून में मैं आपके एक्स्ट्रा क्लास रख दूँ। ये बेटा दशरथपुरी मेट्रो के सामने है। हाँ, सेफ्टी देवी मेमोरियल है, वहां पे वर्किंग, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं। मनीषा, वॉइस आ रही है आपको मेरी? यस सर। ये संदीप, दिव्या और शिवानी, मनीषा, आपके पास ये आईपीसी का नोट्स अभी आ जाएगा, ठीक है ना। ये बेसिकली थोड़ा ओके इजी सर। लैंग्वेज लगा, और 44 पेजेस का है, तो पूरे 2 घंटे आज यूज होंगे, इसके यूटिलाइज होंगे। अच्छे से समझाऊंगा इसको डिटेल में, और अगर कुछ कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, उसकी कुछ मीनिंग्स होगी, वो लिखवाता रहूंगा साथ साथ में, ठीक है ना। तो आईपीसी मैंने स्टार्ट किया, जिसे क्रिमिनल लॉ बोला जाता है। बेसिकली आप क्रिमिनल लॉ में क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके एलएलबी फर्स्ट ईयर 1। इसलिए ये मुस्लिम लॉ पहुंच गया था ना बेटा, ये सारी चीजें आपके पास है संदीप? यस सर, आई हुई है। यस सर। ये पढ़ना स्टार्ट कर दो बेटा, क्योंकि आपका एग्जाम है ना 15 अगस्त के बाद हो सकता है, अब कभी भी स्टार्ट कर सकते हो जी 15 सर। अगस्त के बाद। तो बेसिकली देखो आप आईपीसी, हाँ आईपीसी मैंने जो प्रिपेयर किया था वो कुछ ऐसा था, बट मुझे कहीं ना कहीं लगा कि आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, जिससे मैं पढ़ाऊंगा थोड़ा इजी लैंग्वेज है। और ये क्या है, डिटेल में, ठीक है ना बेटा, इंडियन पैनल कोड पूरा डिटेल में। जैसे आप आईपीसी में मैथ्स रिया पढ़ोगे, एक्टेस रेस पढ़ोगे, क्रिमिनल लाइबिलिटी पढ़ोगे, स्टेजेस ऑफ क्राइम पढ़ोगे, क्या क्या स्टेजेस होते हैं क्राइम के, 4 स्टेज होते हैं, तो उन चारों स्टेज को एक्सप्लेन कर रखा है। कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, अबेटमेंट क्या होता है, सिडेशन क्या होता है, हर्ट क्या होता है, मेलिलियस हर्ट क्या होते हैं, सारी किडनैपिंग, ये सारी चीजें कवर अप करेंगे आईपीसी। क्लियर? आईपीसी में बेसिकली आपका पैनल प्रोविजन है, तो पैनल प्रोविजन में जरूरी नहीं है कि आपका क्या होगा, पेनल्टी अमाउंट को डिफाइन किया जाएगा, आपकी इसकी नॉलेज होनी चाहिए लॉ की, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेडिशन, ठीक है ना। ऑब्लियस हर्ट क्या होता है,
रेकलेसनेस क्या होता है, इंटेंशन क्या होता है, ठीक है ना, मेंसरिया क्या होता है, तो ये सारे लैटिन वर्ड। बेसिकली आप जब लॉ ऑफ थॉट पढ़ोगे, जिसे इंग्लिश लॉ बोला जाता है, लॉ ऑफ थॉट को क्या बोला जाता है, इंग्लिश लॉ। अभी हमारी जो बुक पेंडिंग है मनीषा, इसको ध्यान देना, हमारी टोटल अभी कितनी बुक पेंडिंग है? तीन तीन है, चार है बेटा, चार। हाँ, लास्ट लैंग्वेज है, मैं उसको कोई बुक नहीं मानता, वो आप खुद से भी कर सकते हो। तीन ही बुक बाकी है बेटा। तो तीन बुक में जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, मैं उसको पूरा डिटेल में समझाऊं। पिछली बार मेरे पास नहीं, इतना कठिन नहीं है, मैं पेपर प्रोवाइड कर दूंगा इसका। अरे नहीं नहीं, इतना कठिन नहीं, जो जो चीजें पढ़ रखी है एमसीक्यू पेपर अच्छे से करके रहना, होंगे पास। बच्चे जिन्होंने पिछली क्लास मेरी रेगुलर ली थी ना, सीमा देवेंद्र देखा था आपने, वो सब पास से, कोई फेल नहीं था। बस शर्त ये थे वो 60 ईयर्स के दोनों। हाँ 58, एक 58 का और एक 59 ईयर्स। ठीक है ना, तो उनको नॉलेज अपग्रेड है। मिक्की था वो मेरी एज का, हाँ मेरी एज का, ये मिक्की आया था लास्ट क्लास में। मिक्की, मनीष, मनीष भी मेरी एज के 1-2 साल शायद बड़े हो, छोटे मुझे नहीं पता। तो ये भी पास थे, इन्होंने क्लास डेली लिए, तो आप सब डेली ले रहे, तो आप तो पास हो गए, मैं इतनी गारंटी लिया। ठीक है ना, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो बेसिकली देखो, आप ध्यान देंगे, हम आपकी जो बुकें पेंडिंग है संदीप, मैं कुछ डिटेल में आपको कंक्लूजन बता देता हूँ। आपकी जो बुक पेंडिंग है वो आपका है, मेरे को जो स्टार्ट कराना था, मैं बस नैना की वजह से रुक गया। एक आपका था कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बाद आपका मैं कराता इंडियन पैनल कोड, इंडियन पैनल कोड के बाद कराता इंग्लिश लॉ, लॉ ऑफ थॉट कहते हैं, जिसमें केस स्टडी भर भर के, ठीक है ना। इंग्लिश लॉ में आपकी केस स्टडी थोड़ी ज्यादा है, लॉ ऑफ थॉट में। इसके बाद लास्ट आता है लीगल लैंग्वेज। तो आप मान के चलो, अब मई का महीना है, मई में हमारे पास 2 हफ्ते हैं, आज का दिन और नेक्स्ट। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आईपीसी 2 में कराने की कोशिश करूं। फिर हमारे पास जून और जुलाई 2 महीने रह जाएंगे क्लास के। अगस्त में हुआ तो मैं 1 हफ्ता क्लास रिवीजन ले सकता हूँ, देख सकता हूँ, उसमें शायद 2 या 1 दिन दे दूं रिवीजन का। बट आप मान के चलो कि 15 के बाद तो होंगे आपके एग्जाम। गैप यार, गैप मुश्किल मिलता है बेटा, अगले अगले दिन ही होता है। शायद अगर संडे पड़ गया तो छुट्टी मिल जाएगी, ठीक है ना। मैं आखिरी में सब बता दूंगी कि यहाँ से कैब जाती है, ऑफलाइन अब एग्जाम होता है। जिसके पास खुद की कार है वो तो मतलब आराम से जा सकता है, इतना लंबा टूर भी नहीं। पूछना पड़ेगा बेटा, पूछ के सब पूछ के अभिषेक में बता दूंगी, ठीक है ना, डिटेल। तो बेसिकली बेटा आज का जो टॉपिक है इंडियन पैनल कोड एक्ट, शिफ्ट नहीं होती इसमें शायद 12 या 1 बजे से होता है, या 2 बजे से ऐसे होता है, या 12 से होता होगा, ठीक है ना। अब देखो, आप इंडियन पैनल कोड आज से स्टार्ट करेंगे तो बेटा ये बेसिकली आपका बेयर एक्ट वाला पीडीएफ है, ये आपके पास प्रोवाइडेड है। जिसको बेयर एक्ट पढ़ना है वो बेयर एक्ट पढ़े, जिसको शॉर्ट पढ़ना है वो, मैं आज बेसिकली शॉर्ट से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, कि आपके दिमाग में वो सेव रहे। जैसे हमने मुस्लिम लॉ पढ़ा, हिंदू लॉ पढ़ा, इसमें ग्राउंड सब कुछ हमें डिटेल में आ गया। अगर मैं चाहता तो बेयर एक्ट से पढ़ाता तो आपको याद नहीं रहता वो चीजें, ठीक है ना। तो आप स्टार्ट करूं बेटा, मैं बताओ, संदीप, शिवानी, मनीषा, दिव्या, स्टार्ट करें हम। हाँ जी सर। तो देखो बेसिकली आपका जो इंडियन पैनल कोड है इसका पीडीएफ आपके पास प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। आईपीसी के टोटल 3 नोट बनाए, ठीक है ना। एक नोट 44 पेज का, दूसरा भी 44 का, तीसरा 38-20 पेजेस का होगा। मैंने दूसरे तीसरे में मैं काम नहीं कर पाया, मेरे पास सच में टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली देखो, आप क्रिमिनल लायबिलिटी होता है क्या है, मैं पहले एक बार उससे पढ़ा देता हूँ, किसी से दिक्कत हो जाएगी। इधर से पढ़ा देता हूँ, आपके पास पीडीएफ होगा, एक बार स्क्रीन देख लेना बस आप। आईपीसी क्या एक सोशल फेनोमेना। अब ये देखो आईपीसी होता क्या है। आईपीसी देखो 2 कोड होते हैं जो आप एलएलबी सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। एलएलबी सेकेंड ईयर में एक आता है आपका सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब सिविल प्रोसीजर कोड क्या होता है, जैसे कुछ स्टेजेस होते हैं कोर्ट हियरिंग के लिए। अब कोर्ट हियरिंग के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है, फिर आपको एप्लीकेशन के बाद समन वारंट आता है, समन वारंट के बाद हियरिंग स्टार्ट होती है। फिर इसके बाद कुछ जैसे सेट ऑफ काउंटर क्लेम, रिप्लिकेशन, रीजाउंडर, ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे डिटेल। अपील 4 तरह की होती है, रेफरेंस क्या होता है, रिव्यू क्या होता है,
ये सारे सेकेंड ईयर में आएंगे। सिविल प्रोसीजर कोड, इसके बाद सिविल प्रोसीजर कोड होता है, जैसे मैं नॉर्मल इंडिविजुअल, मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होते हैं, सिविल केसेस, तो सिविल केसेस के लिए क्या बनाया गया, सिविल प्रोसीजर कोड। मर्डर, क्राइम केसेस के लिए क्या बनाया गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्लियर। अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्या होता है बेटा, ट्रायल होती है, बेल होता है, कितनी तरह की बेल होती है, उसमें प्रोबेशन एक्ट एक नया पढ़ोगे आप, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बच्चों के लिए बनाया गया। तो सीआरपीसी के बाद जो पेनल्टी दी जाती है उसे आईपीसी बोला जाता है। क्लियर। मतलब मेन क्या है आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मेन बेयर एक्ट, उसके अंदर जो आता है जो पेनल्टी प्रोविजन है वो क्या, इंडियन पैनल कोड। क्लियर। आगे चलो, तो इंडियन पैनल कोड में आप क्या क्या चीजें कवर अप करोगे कि क्या फाइन होती है, क्या इम्प्रिजनमेंट होती है, कॉन्स्पिरेंसी के लिए क्या फाइन है, अबेटमेंट के लिए क्या फाइन है, इसको डिटेल में बताता हूँ। ठीक है ना। तो बेसिकली देखो, क्राइम क्या आपका एक सोशल फेनोमेना है, मतलब किसी के साथ कुछ गलत होना। बेसिकली इंडियन पैनल कोड है क्या, दो पार्टीज होती है, जो सही होता है उसे प्लांटिफ कहते हैं, जिसको सिविल प्रोसीजर कोड में प्ली बोलते हैं, प्लीडर। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में प्लीडर बोलते हैं। ठीक है ना। प्ली कर रहा है, जो जो एक तरह से अपने साथ अच्छा होना चाहता है, प्लीडर, जिसे पिटिशनर बोला जाता है। इसके आगे जो सेकंड पर्सन होता है वो कौन होता है आपका, गिल्टी होता है। गिल्टी को क्या बोलते हैं, डिफेंडेंट, जिसने क्राइम कर रखा है। क्लियर है यहाँ तक बेटा। तो बेसिकली हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से आईपीसी को कवर अप कर रहे हैं। आईपीसी में जो आपका पिटिशनर जो फाइल करता है उसे प्लीडर बोला जाता है, और जिसने कुछ गलत किया उसे गिल्टी बोला जाता है, और डिफेंडेंट जो होते हैं। ठीक है ना। तो आपका बेसिकली ये डिटर्मिनेशन क्राइम कोई फिक्स रूल नहीं होता। क्राइम आपका बेसिकली देखो आप, बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। बेलेबल ऑफेंस में मर्डर क्राइम होता है जिसमें 3 साल से ज्यादा की सजा होती है, और नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, छोटे मोटे थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई, उसमें 3 साल से कम की सजा होती है, जिसमें पेनल्टी प्रोविजन देके आपको फ्री कर दिया जाता है। एक्यूज पर्सन फ्री होता है फ्रॉम द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी कराया था, कुछ चीजें रिकॉल करा रहे जो बार बार यूज की जाती हैं। जैसे हमें कोई पुलिस, मेरे को किसी पुलिस ऑफिसर ने एक वारंट के हिसाब से, सम्मन होता है, एक सम्मन ओरली फॉर्म में होता है। ठीक है। सम्मन कहने का मतलब है आपके पास एक घर में लेटर आएगा, आपको इस डेट को अपीयर होना है कोर्ट में। क्लियर। सम्मन बेसिकली आपके किसी रिश्तेदार के लिए हो सकता है, आपके किसी रिलेटिव के लिए हो सकता है। ठीक है ना, जो विटनेस के तौर पे एक एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है आते समन। बट वारंट क्या होता है, वारंट बेसिकली आपका, वारंट में डेथ हो सकती है या फिर 2 साल से ज्यादा की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। वारंट क्या होता है, जैसे आप बेटा, आपके कोई पुलिस ऑफिसर आया अरेस्ट करने के लिए, तो आप उससे क्वेश्चन या अराइज कर सकते हो, सर हैव यू हैव एनी काइंड ऑफ वारंट टू अरेस्ट मी, क्या आपके पास कोई वारंट है भी मेरे को अरेस्ट करने का। अगर वो कहेगा हाँ जी है वारंट, तो वारंट दिखाएगा। ठीक है ना बेटा। वारंट जो दिखाएगा मुझे, उसमें क्या होगा, वारंट किसकी परमिशन से बनाया जाता है, मेड होता है मजिस्ट्रेट की परमिशन से। अब ये वारंट किसके लिए होता है, मर्डर के लिए, क्राइम के लिए होता है। जो सीरियस ऑफेंस होते हैं, जैसे आपने किसी पुलिस ऑफिसर को धक्का मार दिया, थप्पड़ मार दिया, गाली दे दी, तो उसमें वारंट की जरूरत नहीं, आपको जेल में ले जा सकता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब कोर्ट से आया नोटिस, हाँ पीआर होना है, किसी रिलेटिव के लिए हो गया। बट वारंट क्या, आपके घर पुलिस वाला आएगा, पुलिस वाला उठा के ले जाएगा आपको पुलिस ऑफिस में। ठीक है ना। दोनों नोटिस होते हैं, बट सम्मन में क्या है, कोई परमिशन नहीं होती मजिस्ट्रेट की। क्लियर है ना। बट वारंट में क्या होता है, परमिशन होती है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या होता है सम्मन में, सम्मन में बेसिकली आपका जो इम्प्रिजनमेंट होता है वो 2 सालों से ज्यादा का, 2 सालों से कम का होता है। मतलब इम्प्रिजनमेंट हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, बट वारंट में इम्प्रिजनमेंट होती ही होती है। क्लियर है यहाँ तक अभिषेक। वारंट कब इशू होता है, तो मैंने कोई क्राइम किया, मर्डर और क्राइम में। अच्छा मर्डर कोई क्रिमिनल ऑफेंस क्या है, रेप क्या है, सिडोमी क्या है, मैंने, वारंट इशू हो जाता है। हाँ वारंट इशू हो जाएगा आपके खिलाफ। हाँ जैसे कोई किसी ने मर्डर कि मैंने किसी को कार से ठोकर मार दिया, वो सीसीटीवी कैमरे में आ गया, तो मेरे खिलाफ एक वारंट जारी हो जाएगी कि इस बंदे को जल्दी से जल्दी पकड़ो। तो उसके लिए एक बैरियर लगा दी जाती है। जैसे कोई टेररिस्ट है, कोई बॉम्ब अटैक करा, किसी का मर्डर किया, भागना है देश छोड़ के, तो एक बैरियर लगा दिए जाएंगे, उसके लिए एक वारंट इशू कर दिया जाएगा।
वारंट होने के बाद उसकी इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन। ये सारे सीआरपीसी में होते हैं बेटा। सीआरपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, एक जो एडवोकेट आप बनने वाले हो ना अपकमिंग, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। आपको ये पता होना चाहिए, इसकी नॉलेज होनी ही होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है संदीप, दिव्या, मनीषा? आगे चले हम। यस सर। यस सर, अब यस सर। देखो बेटा, बेसिकली आपका क्या, ये जो इंडियन पैनल कोड है इसको थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, ठीक है? ये पढ़ लेना एमसीक्यू पैटर्न से। आपका 1 जनवरी 1862 से स्टार्ट किया गया था। अब ये जूरिडिक्शन क्या होता है? जूरिडिक्शन एक प्रोसेस होता है जो अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना? तो जूरिडिक्शन आपकी कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है? एक तो आपका इंटर टेरिटोरियल में और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। अभी इंटर टेरिटोरियल क्या है? जैसे आपका इंडिया से श्रीलंका का 200 नॉटिकल माइल्स क्या है? इंटर टेरिटोरियल जूरिडिक्शन। यहाँ तक कोई सा भी कोर्ट का जजमेंट होगा तो एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना? किसी कस्टम डिपार्टमेंट के लिए। इंडियन कोर्ट में। हाँ, इंडियन कोर्ट में, ठीक है ना? जैसे कोई कस्टम डिपार्टमेंट से कहने का मतलब है आपके लॉ ऑफ क्राइम में भी आएगा, क्रिमिनल लॉ में भी आएगा कि कोई पुलिस वालों ने एक केस है, केस का नाम नहीं आ रहा, 2 केस पढ़ाऊंगा मैं अभी। एक केस में क्या होगा, पुलिस वालों को एक ट्रक वाला बंदा मिलता है ब्रिज के ऊपर, और उसके अंदर गोल्ड्स के कुछ कॉइन्स होते हैं। तो पुलिस वालों ने उसको एट द टाइम पकड़ लिया, तो उसके वो लायबल होगा, पनिशेबल होगा। बट मान लो दिल्ली एक बंदा है, वो पंजाब से चला है, पंजाब में रहता है, केस स्टडी अभी पढ़ाऊंगा। पंजाब से लेके वो इंडिया तक आया, दिल्ली तक आया। दिल्ली और पंजाब से आने के बीच में 32 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो जो 32 किलोमीटर का डिफरेंस है, यहाँ पे वो पनिशेबल लायबल नहीं हो, ठीक है ना? कहने का मतलब है जब पुलिस ऑफिसर उसको एट द टाइम ऑन द स्पॉट पकड़ेंगे तभी वो लायबल है। ऑन द स्पॉट नहीं पकड़ पा रहे, बिफोर है, तो उसको नहीं लायबल कर सकते। क्लियर है ना यहाँ तक? नहीं, मैं समझ सकता, सॉरी। आपने कहा कि वो 2 स्टेट क्रॉस कर गया, हाँ, पंजाब से दिल्ली आ गया। पंजाब में था, पंजाब में उसने कोई थेफ्ट किया, पंजाब से वो दिल्ली आ रहा, दिल्ली के बॉर्डर में रीच नहीं किया। बॉर्डर में जब रीच करेगा तब उसको पनिशेबल पाया जाएगा। क्लियर है ना? अच्छा, बॉर्डर पे नहीं आया। हाँ, नहीं आया, ठीक है ना? तो बेसिकली देखो, जुरिडिक्शन 2 तरह के होते हैं, इंटर टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। इंटर टेरिटोरियल मैंने आपको बताया, जैसे कि आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में 200 नॉटिकल माइल्स का डिफरेंस है। तो जो 200 नॉटिकल माइल्स है वहां तक क्या होता है, जुरिडिक्शन एप्लीकेबल है इंडिया की, ठीक है? अब बेसिकली कोड कहाँ कहाँ अप्लाइज होता है? सबसे पहले टेरिटरी ऑफ इंडिया में होता है, टेरिटोरियल वाटर हाउस ऑफ इंडिया में होता है, कुछ शिप एयरक्राफ्ट में होता है जो इंडिया में रजिस्टर है। अब एग्जाम्पशंस कौन कौन है इसमें? फॉरेन सिविलियन नहीं आ सकते, एम्बेसडर डिप्लोमेट्स नहीं आ सकते, कोई सेक्रेटरी पॉलिटिकल मिलिट्री नहीं आ सकते, कोई मिशन के लिए जो जा रखे, ठीक है ना? इसमें देखो, गुंजन एक सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसे रंजन मर्डर रंजन इन इंडिया, और ग्लोरी एक फॉरेन मर्डर रंजन इन इंडिया। तो गुंजन ग्लोरी का एक केस बता रखा है। इसके बाद देखो एक्स्ट्रा टेरिटरी, इसको बस पढ़ना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई क्राइम आपका कमिटेड हुआ है आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया में, तो ये जो पर्सन है ट्राइड है, पनिश किया जाएगा इंडियन कोर्ट में। इसका एग्जाम्पल क्या बता रखा है? एक चेतन है जो सिटीजन है इंडिया का, उसने मर्डर को कमिट किया दुबई में, तो उसको ट्राइड और कन्विक्ट किया जाएगा मर्डर में किसी भी प्लेस में अंडर आईपीसी, ठीक है ना? कहने का मतलब है अगर कोई बंदा इंडिया का, उसने मर्डर कहाँ किया है? आउट ऑफ इंडिया में किया, तो बेसिकली उसे मर्डर के लिए पनिशेबल किया जाएगा इंडिया में अंडर आईपीसी। जब वो इंडिया में आएगा तो पनिशेबल होगा। क्लियर ना? अगर बाहर ही रहेगा तो पनिशेबल नहीं। अब इसमें बेटा मैं सीरियस स्टार्ट करूं मैं अब ये टॉपिक। बताओ बेटा, मैंसरिया स्टार्ट करें हम? शिवानी, दिव्या, मनीषा, संदीप। यस सर। मैंसरिया। अब बेसिकली मैंसरिया मैं स्टार्ट करने से पहले एक पीडीएफ दूसरा ओपन करना चाहूंगा। देखो इसमें क्या है ना, ये पूरी बेयर एक्ट है, थोड़ा दिमाग आपका खराब हो सकता है पढ़ पढ़ के। इसको एग्जामिनेशन पॉइंट से पढ़ लेना, जब थ्योरी के एग्जाम होते हैं ना फिर लिखने वाले, तो उसमें मैं ये प्रेफर करता हूँ, ठीक है ना? और जगह भी पढ़ाना होता है। और जब अगर आपका एमसीक्यू पैटर्न, तो मैं उस चीज से समझाऊंगा। दुश्मन नहीं है सर, हाँ मेरे पास बेरेक सारे थे। हाँ, इनमें दुश्मन नहीं है, बेर के पढ़ते कैसे हैं? बेयर एक्ट को देखो आप है ना शॉर्ट में पढ़ो, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन एलएलबी का पास करना है डिस्टिंक्शन के साथ। आपको 100% तो लानी, सिंपल सी बात है। हमारा मेन मोटिव है पास होना विद 75% डिस्टिंक्शन के साथ, ठीक है ना?
तो बेयर एक्ट में अगर लास्ट में कुछ एमसीक्यूज दे रखे उसको सॉल्व कर लो, जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है उसके जो कंटेंट है उसको कवर अप कर लो बेयर एक्ट से। क्लियर है बेटा यहाँ तक? वो तो पहले है। अब आगे चलूं बेटा मैं, बताओ बेटा आगे चले हम। यस सर। अब देखो बेसिकली आपका आता है आईपीसी Yes, sir. नोट्स, इसमें क्या क्या है देखो ध्यान से। क्रिमिनल लायबिलिटी को आईपीसी के अंडर डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है ना। ये एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन होता है, यानी कि किया गया गलती से या फिर भूल गए, ठीक है ना। किया गया गलती से, जानबूझ के भी हो सकता है, या फिर ओमिशन है। ये बेसिकली एक स्टेट में होता है, ये इजी है, डिक्लेयर बाय लेजिस्लेशन। अब बेसिकली जो लॉ आपका बनाता कौन है? पार्लियामेंट बनाता है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में पढ़ेंगे पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकर एंड एप्लीकेबल किसके ऊपर? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल, ठीक है ना। तो क्रिमिनल लायबिलिटी क्या है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिमिनल बिहेवियर की। इसमें एसेंशियल्स क्या क्या है देखो, मेंस रिया बेटा इसे गिल्टी माइंड लिख सकते हो आप, ठीक है ना। मेंस रिया का मतलब क्या होता है? गिल्टी माइंड। और एक्टस रियस का मतलब क्या होता है? कॉमन इंटेंशन, ठीक है ना। इंटेंशन कहने का मतलब है मेंस रिया होता है गिल्टी माइंड, ठीक है ना। गिल्टी मेंटल एस्पेक्ट से, मैंने अपने दिमाग से पहले से सोचा हुआ, उसकी मेरे पास इंटेंशन है, नॉलेज है, ठीक है ना। हाँ, मेंस रिया कहने का मतलब है मेरे पास उसकी नॉलेज है, इंटेंशन, रेकलनेस अभी पढ़ाऊंगा, नेग्लिजेंस अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। एक्टस रियस क्या होता है? इसका ऊपर से मतलब समझा रहा हूं आपका, कॉमन ऑब्जेक्टिव या इंटेंशन, ठीक है ना। इंटेंशन क्या होता है? दो या दो से ज्यादा पर्पज से फॉर्म किया जाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसमें 5 लोगों से ज्यादा की इन्वॉल्वमेंट होती है, अभी आगे करेंगे। क्लियर है ना बेटा? तो इसको मैं इस पीडीएफ को यूज कर रहा हूँ समझाने के लिए, पर बेयर एक्ट से क्या बताऊंगा? पेनल्टी प्रोविजन बता दूंगा जो बचे कुछ, ठीक है। तो बेसिकली आगे चलते देखो आप, अब एक्टस रिया है क्या? बेसिकली एक गिल्टी एक्ट है जो यूज, एक वॉलंटरी एक्ट। अब मैं आपसे बोलता हूँ इसमें 2 एग्जांपल दे, एक बच्चे का दिया और एक भिखारी का दिया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है मेरे पास मेरी एक ड्यूटी होती है, सोशल ड्यूटीज होती है, जैसे भिखारी को खाना देना है, और भिखारी को मैंने खाना दिया नहीं, वो मर गया, तो इस केस में मैं क्या पनिशेबल हूँ कोर्ट के टर्म्स में? भिखारी को खाना ना देना क्या पनिशेबल माना जाता है? आप बताओ संदीप, वॉइस आ रही है आपको? No, sir. नहीं सर, ये हमारी वो बेसिकली वारंट आपका वॉलेंट्री एक्ट है, आपकी इच्छा है, आप इसको कंपल्सरी कर सकते हो वॉलेंट्री। तो बेसिकली गिल्टी माइंड है आपका, इसको वॉलेंट्री नहीं किया जाए, इसको मतलब इसके अंदर पनिशेबल नहीं है। बट अगर आपके बच्चे की बात है, आपका लड़का है, और आप उसको खाना देना भूल गए और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, तो आप क्या इसमें पनिशेबल हो संदीप? यस बताओ संदीप, यस मनीषा, सर, यस सर। ठीक है ना। तो Yes, sir. बेसिकली देखो आप, एक्टस रिया क्या होता है? गिल्टी एक्ट होता है, इसको वॉलंटरी एक्ट बोला जाता है, ठीक है ना। तो गिल्टी एक्ट यानी कि गिल्टी माइंड होता है, ठीक है ना। एक्टस रियस यानी कि गिल्टी एक एक्ट है, वॉलंटरी एक्ट है, एक इंटेंशन होती है। बेसिकली आप देखो, आप मैं सीरियस में है नहीं क्या? हाँ ये नीचे है, सॉरी नीचे है, सॉरी सॉरी। तो बेसिकली आप देखो, इसका जो लैटिन वर्ड है एक्टस मी इन्विटो, ये जो लिखा है ना डिटेल में, इसको जूम कर देता हूं मैं, देखो ऐसे, एक्टस मी इन्वोटो फैक्टस नॉन स्टेस मेंस एक्टस, ठीक है ना। तो बेसिकली ये है क्या? एक एक्ट डन किया जाता है, मी अगेंस्ट द विल इज नॉट माई एक्ट एट ऑल। ये जो बेटा लैटिन वर्ड है ना संदीप, इसको समझो। लॉ ऑफ टॉट का जब एग्जाम आया था, तो लॉ ऑफ टॉट में इंग्लिश लॉ में ज्यादा से ज्यादा पूछा गया था लैटिन वर्ड के बारे में, कि लैटिन वर्ड का मीनिंग क्या होता है। क्लियर है ना ये चीज? तो जो लैटिन वर्ड का मीनिंग पूछा जा रहा था, ये क्या आपका इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी मीनिंग लर्न करनी, ठीक है ना। मैं लॉ ऑफ टॉट में भी लर्न कराऊंगा, और ये पूछा भी गया एग्जाम, ठीक है ना। इसके बाद देखो, एक्टस रियस का एक फिजिकल कंपोनेंट है, क्राइम का एक कॉन्ट्रैक्ट टू द लॉ है। ह्यूमन कंडक्ट में कमीशन भी हो सकता है और ओमिशन। कमीशन यानी कि मेरे से किया गया, ओमिशन में भूल गया, ठीक है ना।
तो एक्ट क्या, एक सिंगल एक्ट है, सीरीज ऑफ एक्ट ओमिशन, सिंगल ओमिशन और सीरीज ओमिशन इंक्लूड है। क्लियर? तो इसमें एग्जांपल डायग्राम से दिखा रखा है बेटा। मैंने इसलिए इसको इस पीडीएफ को इसलिए चूज किया कि आपको ना देख के जल्दी अच्छा समझ जाओ। वो क्या बोरिंग, अब मैं एलएलबी सेकंड ईयर में करा रहा हूँ, उसको उन लोग बच्चों को इतनी बोरियत लग रही है, क्लास अटेंड ही नहीं कर रहे। तो इसी के लिए मैंने चूज किया कि इसी से पढ़ाऊँ। ठीक है ना, मैं ये नहीं चाहता बोरिंग लेक्चर हो। ठीक है ना, आपके दिमाग में आना चाहिए। मेरा ये नॉलेज है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना, मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, बस नॉलेज होना चाहिए। जो हम 2 आवर्स की क्लास ले रहे हो परफेक्ट नॉलेज की। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल से पढ़ा। मैं फिर समझा देता हूँ। मेरे को भिखारी को खाना देना था पर मैंने उसको दिया नहीं, तो मैं इस केस में चार्जेबल नहीं हूँ ऑफ पैनल के अंदर। बट मैंने किसी बच्चे को खाना दिया था, बच्चे को खाना नहीं दिया, तो यस आई एम लायबल। ठीक है ना, इसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब बेटा इसके बाद आता है मेंस रिया। अब ये मेंस रिया क्या होता है? गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड कहने का मतलब है, गिल्टी माइंड जो मैंने प्रिपरेशन कर रखी है, मेरे पास उसकी नॉलेज है, मैंने उसको अप्लाई किया। जैसे मुझे किसी पर्सन को पॉइजन दे, तो मैंने सोचा मैं आज के दिन इसको पॉइजन दूंगा, क्योंकि आज के दिन दूध पीता है। अब दूध में क्या डाल दूंगा? पॉइजन डाल दूंगा। तो मेरी इंटेंशन क्या है? उसकी मर्डर करना। नॉलेज क्या, आज के दिन दूध पिएगा, तो उसमें मैंने दवाई डाल दी कोई सी भी जहरीली। अब दवाई के ऊपर जो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो गया, वो जिससे वो मर गया, ठीक है ना, उसे क्या बोलेंगे? फाइनल मोटिव। क्लियर है बेटा? तो मेंस रिया क्या होता है? गिल्टी माइंड होता है। ये एक्ट इट्स ऑन नॉट क्रिमिनल अनलेस अकम्पेनिड बाय द गिल्टी माइंड। तो बेसिकली आपका अगर ये आया एक्टेस नॉन फेसेट नियम, ये आपका लैटिन वर्ड है। आ जाना, लेट हो गया आपको आज। ठीक है, आप आयो, लाइट जा रखी है। लाइट का बड़ा इश्यू हो रहा है बेटा। मैं जहाँ रहता हूँ वहां भी 3 दिन से लाइट नहीं आ रही रात में। जा रही है ना? नहीं जा रही है, वो वोट इलेक्शन पड़ रहे हैं ना 25 तारीख को, तो जानबूझ के किया जा रहा है। आपको पता है ये चीज कि केजरीवाल को जिताया नहीं जाए। अब देखो, आप बेसिकली हमने क्या पढ़ा था बेटा? आईपीसी पढ़ा था। फिर से बताता हूँ, आईपीसी में आप क्या क्या पढ़ोगे? एक्टेस रिया क्या है, मेंस रिया क्या है, कॉन्स्पिरेंसी क्या है, अबेटमेंट क्या है। आज के जो टॉपिक है, आज जो टॉपिक आप कवर अप करेंगे, टोटल 44 पेजेस का है। ये आपके अभी नंबर पे प्रोवाइड नहीं किया गया था, क्योंकि मैंने कल दोपहर तक किया था मैम को, तो शायद भूल गई हूँ। ठीक है ना, 100 काम होते हैं बेटा, भूल ही जाता है इंसान। तो देखो, आप बेसिकली आप स्टार्ट करते हैं। क्रिमिनल लायबिलिटी मैंने आपको बताई, आज का आईपीसी में डिफाइंड नहीं है। एक एक्ट ऑफ कमीशन ओमिशन होता है। क्रिमिनल लायबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिमिनल बिहेवियर के लिए इसमें एसेंशियल्स क्या होते हैं? मेंस रिया और एक्टेस रियस। एक्टेस रियस क्या? देखो, मेंस रिया होता है गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड कहने का मतलब है मुझे किसी का मर्डर करना है, तो पहले मेरे पास उसकी प्रिपरेशन, उन चीजों की सोच के किया गया सब, उसे मेंस रिया बोलते हैं। ठीक है ना। और आपका आता है एक्टेस रियस। एक्टेस रियस क्या होता है? इंटेंशन होती है। हम आज की क्लास में पढ़ेंगे इंटेंशन और ऑब्जेक्ट क्या है। कॉमन इंटेंशन क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा पर्सन करते हैं। बट कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है? 5 या 5 से ज्यादा पर्सन करते हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब है जैसे कि मेरे को बैंक की रॉबरी करनी, तो दिस इज द एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉमन इंटेंशन। ठीक है ना। अब बैंक की रॉबरी करनी, तो मैं अकेले तो रॉबरी कर नहीं सकता, मुझे 2 से ज्यादा लोगों की हेल्पफुल रहेगी। तो कॉमन इंटेंशन का एग्जांपल हो गया बैंक रॉबरी। हाँ, वेपन्स की भी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद देखो, अगर मैंने पब्लिक में कह दे इसको चलो चल के मारते हैं, ठीक है ना, तो बेसिकली 5 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो गए। या फिर बैंक रॉबरी में 10 एक ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वॉल्व है, मारना ही है। ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा? आपका कॉमन ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? 5 या 5 से ज्यादा, और इंटेंशन होता है 2 या 2 से ज्यादा। आगे पढ़ेंगे बेटा। ठीक है ना। तो मैंने अभी क्या स्टार्ट करा है, फिर से बताता हूँ। एक्टेस रिया क्या होता है? गिल्टी माइंड होता है, एक वॉलेंट्री एक्ट है। अभी वॉलेंट्री एक्ट में क्या होता है? बेसिकली मेरे पास 2 एग्जाम्पल है। जैसे मुझे किसी भिखारी उसको खाना देना, मैंने खाना उसको दिया नहीं, तो मैं क्या इस केस में पनिशेबल हूँ? बताओ आप नैना। क्या सर, मैंने सुना मैं ये कह रहा हूँ, मेरे को अगर किसी भिखारी को खाना देना और मैंने उसको खाना नहीं दिया नैना, तो इस केस में मैं पनिशेबल हूँ? नहीं। ठीक है ना। ये मेरा वॉलेंट्री एक्ट, मेरी इच्छा है, मैं दूं या ना दूं। अब सपोज इस केस को अपोजिट ले लेते हैं। इस केस में एग्जांपल में देखो, अगर मेरे बच्चा है, मेरा खुद का बच्चा है, उसको खाना देना, मैंने खाना नहीं दिया, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, तो इस केस में
क्लियर है बेटा? तो ये एक्टेस रिया क्या है? आपका एक्टेस रिया क्या है? एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, कॉमन इंटेंशन। इंटेंशन यानी कि एक वॉलंटरी एक्ट किया गया। क्लियर है बेटा? इसके बाद देखो आपका फिर आता है मेंस रिया। मेंस रिया मैंने आपको बताया, मेंस रिया क्या होता है? गिल्टी माइंड। अब गिल्ट। गिल्टी माइंड का एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे कि मेरे को किसी का मर्डर करना है। अब मर्डर करने के लिए मैंने पहले सबसे पहले इंटेंशन रखी कि मुझे इसका मर्डर करना है। फिर मैंने प्रिपरेशन की, ठीक है ना। प्रिपरेशन में मैंने जैसे मुझे पता है इस दिन वो मिल्क पिएगा, मिल्क मैंने उसमें पॉइजन डाल दी कि इस दिन उसकी डेथ हो जाएगी। तो इंटेंशन पर प्रिपरेशन इज इक्वल्स टू मेन मोटिव हो गया आपका, उसकी डेथ हो गई। तो अब मेंस रिया क्या होता है? गिल्टी माइंड होता है। क्लियर है? यहाँ तक आगे चलूं मैं? ये थोड़ा इजी है बेटा, ठीक है ना, सब जो आपको बात मैं चाहता तो एक तो आपको पीडीएफ नहीं दिया था मैंने, अरे जो पिछली क्लास में दिखाया नहीं था बेयर एक्ट, मैं चाहूँ उससे पढ़ा दूं बेटा। उससे क्या होता है ना, बच्चा माइंड पजल हो जाता है, फिर उसके कंफ्यूजन ज्यादा रहती है। अब इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, देखो ये जो लैटिन वर्ड है ना बेटा, नया पढ़ के जाना। इसका रीजन क्या है? जब आपका क्रिमिनल और लॉ ऑफ टॉर्ट आता है तो इसमें ये लैटिन वर्ड ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे पहले बोला एक्टस नॉन फेसिट रियम, इसका मीनिंग क्या है? तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इसका मीनिंग गिल्टी माइंड। क्लियर है ना बेटा? यहाँ तक यहाँ बैठ जाओ, ठीक है ना। अब देखो आप बेसिकली आप इसमें देखो आप क्या इसको एक एग्जांपल से समझाया गया, ठीक है ना। अब इसमें मेंस रिया कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होता है? सबसे पहले मेंस रिया कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहले एक मेरा कोई लवर है, मेरे को उसका मर्डर करना है, तो मेरी एक इंटेंशन, मैंने क्या करा, उसको गोली शूट आउट कर दे, तो मेरी इंटेंशन है। दूसरा आता है मुझे नॉलेज है, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पास एक एग्जाम्पल देता हूँ कि पनिशेबल है कि नहीं। सपोज आप किसी पार्क में गए और किसी हंटर ने किसी फर्स्ट पर्सन को ऐसा 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 उसको नॉलेज थी, हंटर को नॉलेज थी कि जो मैं वेपन से अगर शूट करूंगा तो उससे किसी बॉडी को हार्म होगा, वेदर इट इज अ बर्ड और अ ट्री ऑब्जेक्ट और अ मैन, ठीक है ना। डोंट नो कौन ऑब्जेक्ट है। तो मैंने जैसे ही शूट किया उससे क्या हुआ, एक सेंट्रल पार्क था, पार्क में किसी पर्सन के गोली लगी, वो गोली जाके मर गया, गोली लगते मर गया। तो बेसिकली क्या है, नॉलेज है पनिशेबल। जब आपको नॉलेज है, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ कि एक ट्रक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर पेट्रोल लेके जा रहा है, कोई हैवी डीजल लेके जा रहा है, उसको नॉलेज है कि मेरे रश ड्राइविंग से ये जो मेरा एक्सीडेंट होगा उससे ब्लास्ट होगा। तो बेसिकली उसमें जो ट्रक ड्राइवर है पनिशेबल लाइबल होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो बेसिकली स्टेजेस ऑफ मेंस रिया में क्या आता है? सबसे पहला इंटेंशन आता है, दूसरा क्या आता है आपका? नॉलेज आता है। अब तीसरा आता है रेकलनेस। रेकलनेस कहने का मतलब है इग्नोर कर, ठीक है ना। रेकलनेस अगर आप लिखना चाहते हो तो इग्नोर लिख लेना, ठीक है ना। इग्नोर कहने का मतलब है आपकी रश ड्राइविंग, आपकी इग्नोरेंस की वजह से आपको बोला जाता है कि आपको ड्राइव करना, पर आपकी रश ड्राइविंग की वजह से किसी की डेथ हो गई, तो ये क्या हो गया? रेकलेसनेस हो गया। क्लियर? तो मैं श्रिया में हमने 4 स्टेजेस को कवर अप किया, अभी चौथा बताता हूँ। फर्स्ट स्टेज में लास्ट में पूछूंगा बेटा, क्लास एंड में लर्न होना चाहिए। फर्स्ट स्टेज होता है इंटेंशन, इस सीरीज में आ सकता है। नॉलेज होता है रेकग्निशंस, जिसे इग्नोर कहते हैं। फिर लास्ट आता है आपका नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस कहने का मतलब है, संदीप ने क्लास सेलेक्ट कर दी, ठीक है ना। अब देखो लास्ट आता है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस कहने का मतलब है मैं कोई मेडिकल स्टोर से मैंने कोई मेडिसिन ली, मैंने डॉक्टर से कोई अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं की और मैंने मेडिकल स्टोर से कोई मेडिसिन ली और उससे मेरी डेथ हो गई, तो ये मेरी नेग्लिजेंस है, ठीक है ना। आया समझ? या फिर डॉक्टर ने कोई गलत मेडिसिन दे दी तो उसकी नेग्लिजेंस है। क्लियर है? तो बेटा हमने स्टेजेस हाँ इग्नोरेंस, ठीक है ना। मैं रश ड्राइविंग कर रहा हूँ, मैंने इग्नोरेंस दिखाई, इग्नोरेंस की वजह से मेरी रश ड्राइविंग से जो पर्सन है उसकी डेथ हो गई। क्लियर है बेटा यहाँ तक? दो से होगी, केमिस्ट से हो रही है, डॉक्टर से हो रही है। हाँ, ठीक है ना। नेग्लिजेंस आपके बिहाफ पे भी हो सकती है। आपको पता है कि घर में मुझे गैस का स्टोव ऑन करके नहीं रखना है, मैंने सिलेंडर को ऑन रखा और गैस को ऑन करके बाहर घूमने चला गया, तो उससे लापरवाही से कोई गैस घर में ब्लास्ट हो गया, तो मेरी वो नेग्लिजेंस है, मैं लायबल हूँ, मैं रिया के अंडर क्राइम के। ठीक है बेटा, आगे चले। यहाँ तक क्लियर है? शिवानी, दिव्या, मनीषा, संदीप,
Yes, sir. ये बेटा मैं काफी इजी तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। बेयर एक्ट में बड़ा अनाप शनाप दे रखा है, अब पजल होगा आपका दिमाग, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो स्टेजेस ऑफ क्या आता है, मेंस्ट्रुआ। तो स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुआ बताओ बेटा शिवानी, क्या क्या होते हैं? व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुआ? सर नॉलेज है, रेकलेंस है, हाँ, इंटेंशंस है। इसको है ना बेटा सीक्वेंस में लर्न करना है, क्योंकि अब जो एग्जाम होते हैं ना एमसीक्यू, मैं जी कहना जी नहीं चाहता, आप पिछले बार तो एमसीक्यू इजी थे, बट जी इस समय अगर सीयूटी लेवल वाला एग्जाम दे दे तो सीयूटी में क्या होता है, और लेवल एनटी वाले क्या करते हैं, सीक्वेंस में क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। तो बच्चा वहीं पजल हो जाता है कि सीक्वेंस लर्न कैसे करूं। तो जी इसे इजी है बेटा, नॉलेज, ओ सॉरी, इंटेंशन, नॉलेज, रेकनेस और नेग्लिजेंस। क्लियर है? आगे चले हम, ठीक सर। आगे चले संदीप, बताओ आप। यस सर। अब देखो इंटेंशन क्या आपका हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंस रिया है। अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंस रिया क्या, तो आप क्या बोलेंगे उसमें? इंटेंशन है। इसके बाद सेकंड हाईएस्ट डिग्री कौन सा है? नॉलेज है। रेकलनेस क्या आपकी मेंटली स्टेट से आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है ना। नेग्लिजेंस क्या आपका एक सबसे, नेग्लिजेंस में आपको ड्यू केयर और केयरलेसनेस, हाँ वेरी गुड, केयरलेसनेस है आपके अंदर। क्लियर? तो फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री कौन सा आपका? इंटेंशन। एक इंटेंशन माइंड में डेवलप होगा तभी आप क्राइम को हैपन कर सकते हैं, अकर होगा क्राइम। इसके बाद आपकी उसकी नॉलेज है, जैसे मुझे बैंक रॉबरी करनी, तो मैंने पहले से दिमाग से सोच रखा है मुझे बैंक रॉबरी कैसे करनी, तो मेरा वो इंटेंशन आएगा। नॉलेज यानी कि मुझे कैसे करनी, पहले मुझे वो सीसीटीवी कैमरा को बंद करना है, सबको बोलना है कि नीचे झुक जाओ, ठीक है ना, और जो भी कैश वो लॉकर है उसकी चाबी लेके रॉबरी कर लेनी। क्लियर है ना बेटा? यहाँ तक आगे चलूं मैं? संदीप, दिव्या, बताओ आगे चले हम। यस सर। हाँ जी सर। अब देखो, अब आता है आपका केस लॉ, आता है मैंसरिया में। मैंने आपको बोला था बेटा आप केस लॉ स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट जो बुक से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बेटा आपका रेनाल्ड वर्सेस फ्लेचर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है वो, बेटा आप पढ़ोगे लॉ ऑफ टॉर्ट में, ठीक है ना। तो मैं जितने भी इंपॉर्टेंट केस है वो कवर अप कराता रहूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले देखो बी नाथुलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इसमें भी क्या बता रखा है? नेग्लिजेंस, ठीक है ना। नेग्लिजेंस कहने का मतलब है, देखो इस केस में था क्या बेसिकली, कि लाइसेंस अथॉरिटी से, ठीक है ना, मध्य प्रदेश का केस है, इसमें लाइसेंस अथॉरिटी से मैंने अप्रूवल लिया नहीं था और मैं सामान को बेच रहा था, ठीक है ना। जैसे व्हीट एंड राइस, अब राज मंदिर है, राज मंदिर के पास एक लाइसेंस होगा तभी वो प्रोवाइड करता है गुड्स को, ठीक है ना। तो गुड्स में जैसे मैंने व्हीट और राइस को बेचना, मैंने लाइसेंस अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं लिया था, ठीक है ना। तो इस केस में मैं क्या गिल्टी माइंड पाया जाऊंगा कि नहीं पाया जाऊंगा? मेंस मेरे ऊपर एप्लीकेबल है कि नहीं? बताओ आप। मुझे लाइसेंस तो लेना चाहिए था बेटा, ठीक है ना। तो इसमें मेंस लाइबल है। लाइट से बोल दूं, हाँ, मुंबई में भी हो गया है। क्या? हाँ, 16 बंदे मरे हैं इसमें। हम्म, दैट कम्स इन मेंस्ट्रुआ। हाँ, ठीक है ना। जैसे आपका एक पटेल नगर है, सुभाष नगर का, वो था मेट्रो स्टेशन। वो 120 फीट अप्रोक्स बड़ा, सबसे एशिया सबसे बड़ा हो गया। हाँ, अभी तूफान आया था पीछे मुंबई में, तो वो गिरा पेट्रोल पंप पे, उसमें से खाली गाड़ियां हुई। हम्म, तो उसमें आए जो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, इसने हमसे परमिशन नहीं ली थी, और वो गिरती इसलिए थी कि वो फाइल घुमाता रहा। I have reached the case हाँ in सही है, court. एकदम सही है। तो मैं वो सिर्फ क्राइम, मेंस्ट्रुआ में है। हाँ वेरी गुड, मैं सिर्फ में आ गया, ठीक है ना। अब इसका सेकंड एग्जांपल आता है संदीप, देखो मैंस्ट्रुआ में क्या आपके पास एक गिल्टी माइंड होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट केस में क्या आपको पता आपको लाइसेंस लेना चाहिए तभी आप प्रोवाइड कर सकते हो, बट आपके ने लाइसेंस लिया नहीं, तो मैंस्ट्रुआ के अंडर वो आएगा, बेशक उसका गिल्टी माइंड नहीं है तब भी आएगा, ठीक है ना। ये कह रहे हैं देखो आप, हाउएवर ही वाज एक्यूटेड ऑन द ग्राउंड दैट ही हैड नो गिल्टी माइंड, कहने का मतलब है अक्यूज को प्रोसिक्यूटेड किया जाएगा, प्रोसिक्यूटेड यानी कि पेनलाइज किया जाएगा, ठीक है ना। बेशक उसका कोई गिल्टी माइंड नहीं था तब, ठीक है ना। उस केस में जो मैं बता रहा था आपको, उस समय गिल्टी हुआ ना, हाँ, तो उसको पता है कि ये करके ये एक्शन हो सकता है और मुझे अप्रूवल नहीं मिल रहे हैं, स्टिल आई हैव कमिटेड दिस कंसर्न, और वो इससे 16 बंदा मर गया।
अब मतलब अक्सर भी लोग घायल हुए हैं। हम्म उसके बाद फिर लोग कहते हैं कि इससे आपका नॉलेज, हम्म अब तो नॉलेज है कि इससे हो सकता है। हम्म नॉलेज ऑफ दी क्राइम की बात कर रहा हूँ, अगर कुछ पता है कि अगर मैं गिर गया तो लोग मरेंगे, तो क्या वो नॉलेज भी अप्लाई होगा? हाँ करेक्ट होगा। तो ठीक है चारों ना। तो चारों आ जाएंगे। चारों नहीं आएंगे, दो आएंगे। लापरवाही थोड़ी हो रही है उसमें, लापरवाही नहीं हुई। कैसे होगी? वो स्टार्टिंग से माइंड मेकअप हो रहा है ना उसमें, तो वो भूल तो रहा है, उसको नॉलेज तो है ना। केयरलेसनेस तो बिल्कुल इग्नोरेंस करके थोड़ी चल रहा था, वो प्लान करके थोड़ी चल रहा था। कैसे आप बोल रहे हो? कहने का मतलब है मेंस में चारों स्टेजेस में से कोई एक होना चाहिए, तो मेंस के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद सारी, इसके बाद देखो आप, फिर आता है आपका सी मलान के ए वर्सेस क्या दे रखा है, कोरा बीबी सर टी। बट उस केस में तो अच्छी पता थी कि अगर मैंने ये बना दिया एक चीज, वो गिर गया, दो चीज, तीसरा उसने फिर इग्नोरेंस किया, अथॉरिटी से फाइल प्रूफ नहीं कराई, हाँ फिर भी खड़ा कर दिया 120 का, तो नॉलेज थी, ठीक है। और चौथा इंटेलिजेंस, तो तब दोनों पॉइंट होंगे सर, सारे ही हैं इसमें। सारे गेम्स, ठीक है ना। बट मेन पॉइंट इट शुड बी गिल्टी। तो एक मेरा मेजर पॉइंट हो गया ना। मेजर पॉइंट की ही बात है। कहने का मतलब है मेंस में सारे स्टेजेस को फॉलो कर रहा है, साथ में गिल्टी माइंड स्टार्टिंग से था। ठीक है ना, उसको परमिशन लेनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? हाँ वो आप सही कह रहे हो, परमिशन से उसने ली नहीं, परमिशन से स्टार्टिंग में लेनी चाहिए, तो जिस कारण से ये सब। अब आगे चले अभिषेक हम। यस सर, प्लीज सर। संदीप आगे चले बेटा हम। वॉइस आ रही है जी संदीप सर। मनीषा आपको? जी अब जी देखो, सर। अब ध्यान, अब देखते Yes, sir. दूसरा केस स्टडी। बेसिकली मैंने कोई कार या बाइक को फाइनेंस कराया था, फाइनेंस कराने के बाद मुझे पता है मुझे उसकी EMI पे करनी, बट मैं गिल्टी माइंड हूं, मैंने उसको पे नहीं किया, तो इस केस में मेरे पर मेंस एप्लीकेबल हो जाएगी। क्लियर है? हाँ, इंटेंशनली नहीं किया, बट किया है। ठीक है ना। इंटेंशनली मुझे पता था कि मेरे उसका वेट था 2.5 टन, इसका पूरे घोड़े का 2500 किलो जो गिरा है। आगे चलो बेटा मैं। ठीक है, अब देखो आता है आपका मोटिव एंड इंटेंशन। बेसिकली मोटिव क्या है, इंटेंशन को पार्ट करता है। मोटिव कहने का मतलब है एक थीफ का मोटिव है कि मनी को थेफ्ट करेगा, और इसकी इंटेंशन है कैसे इंटेंशन करेगा, स्टील कर। मतलब एक चोर है, चोर चाहता है मेरे पास पैसे आए, तो पैसे कैसे आएंगे, चोरी करके। सिंपल सी बात है। तो पैसे आना क्या मोटिव है, और चोरी करना क्या इंटेंशन। इसके बाद देखो मोटिव आपका क्यों इंपॉर्टेंट होता है। जब मोटिव होगा तभी आपका क्राइम हैपन होगा। ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया CRPC के अंडर ही आपका IPC आता है। CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है, जो आप LLB सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, अभी डिटेल में पढ़ोगे इसे। ठीक है ना। LLB सेकेंड ईयर में बेटा मैं डिटेल में ही पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, बट बेसिकली जो मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ होता है उसमें मैंने मेन चीजें कराई, एकदम डेप्थ में जाके नहीं घुसा। मगर डेप्थ में घुसा तो 6 महीने से ज्यादा समय लग जाता। ठीक है ना। अब देखो आप, वही तो हमारा मेन मोटिव है, हमें पास होना। ठीक है ना। विद 70 मंगवा लो इनसे। अब देखो स्टार्ट करें बेटा हम। अब मेंस रिया कहाँ कहाँ जरूरी नहीं है, इसको समझो आप। ये मेंस रिया बेटा अभी मैं ऊपर से पढ़ाऊंगा, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ते रहेंगे। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मुझे लॉ की नॉलेज नहीं थी, जैसे कि आपका फर्स्ट केस था, उस बंदे को अप्रूवल लेनी थी लाइसेंस अथॉरिटी से, बट उसने अप्रूवल ली नहीं। ठीक है ना, उससे नॉलेज नहीं थी, तो इसमें मेंस रिया उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है ना, जब आपके पास नॉलेज नहीं है लॉ की। इसमें दे रखा है इसका इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कहने का मतलब है इसी आई डिड नॉट द लॉ ऑफ एक्सक्यूज को और एक्सप्लेन डिटेल में समझाया गया है। इसमें क्या बोला गया, ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड लर्न करके जाने लैटिन वर्ड के मीनिंग को, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इग्नोरेंटियास जोरेस नॉन एग्जीक्यूटेड, कहने का मतलब है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ आपका कोई एक्सक्यूज नहीं है। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने इग्नोरेंस किया था, तो इग्नोरेंस
इसमें चल जाता बेटा इतनी गर्मी में खाने में। प्यास नहीं वो मेरी बोतल इतनी है ना, मैंने 2 घंटे की क्लास में पूरी खत्म कर दी, अभी फिर मांगू, ठीक है ना। अब देखो आप, एमएच जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में बोला गया ये बात कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ आपका कोई एक्सक्यूज नहीं है। इसके बाद आपने कोई पब्लिक नॉनसेंस किया है, ठीक है ना। पब्लिक नॉनसेंस में आपका मेंस रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है ना। गिल्टी माइंड नहीं होना चाहिए, आपको पनिशेबल होगी। जरूरी नहीं कि आप गिल्टी माइंड ही हो उस चीज के लिए, ठीक है ना। जैसे आप मेट्रो में चढ़ रहे हो, मेट्रो में आपने टिकट नहीं ली, तब भी आपको पेनल्टी तो देनी पड़ेगी। इसी का एग्जाम्पल पब्लिक नॉइसेंस है, ठीक है ना। किसी के पर्स से चोरी कर ली बस में, तो भी आपका क्या वो पब्लिक नॉइसेंस में। किसी को डिफॉर्मेशन बोला, अभी लॉ ऑफ टॉर्ट में पढ़ोगे आप, डिफॉर्मेशन क्या होता है, पब्लिकली किसी के बारे में गलत बोल, तो भी आपका क्या होगा, पब्लिक नॉइसेंस में होगा। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ केजरीवाल और बीजेपी की सरकार है, तो कोई पर्सन क्या मीडिया में आके कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में उल्टा स्पेसिफाई नेम करके बोल सकता है? नहीं बोल सकता, ठीक है ना। तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उसके ऊपर डिफॉर्मेशन का केस डाल देगी, क्लियर है ना आज तक। तो सब एक परफेक्ट एग्जाम्पल लेके बोलते हैं कि इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, इसी के, ठीक है ना। इसके बाद देखो केसेस कुछ ऐसे जो क्रिमिनल नहीं होते, प्रोहिबिटेड होते, पब्लिक इन लार्ज। कहने का मतलब है प्रोहिबिटेड इन पब्लिक इन लार्ज, जैसे स्मोकिंग, वो आपका क्रिमिनल नहीं। अब इच्छा है बंदे की स्मोकिंग करने का, जरूरी नहीं कोई स्मोकिंग करे आप उसको जेल में डाल दोगे, पर ये क्या आपके प्रोहिबिटेड है, आप पब्लिक प्लेस में स्मोक नहीं कर सकते। जैसे दिल्ली मेट्रो हो गया, रेल्स हो गया, यहाँ स्मोक नहीं कर सकते, ड्राइविंग करते समय नहीं कर सकते। इसके बाद आता है बेटा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। अब ये देखो क्या है, लॉ ऑफ टॉर्ट। अब मैंने तो लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ा रखा है इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ में सब लॉ ऑफ टॉर्ट, जब आप एडवोकेट बन जाओगे उसे इंग्लिश लॉ बोलोगे। ये भारत का कानून नहीं है, ये इंग्लैंड का है, सबसे पुराना लॉ ऑफ टॉर्ट है, इसको ऐसे समझो। इसके जितने भी केस स्टडी पढ़ोगे वो 1800 के, 1800 1900 सेंचुरीज के, ठीक है ना। तो बेसिकली देखो आप, अब मैं आपसे, हाँ अमेंडमेंट हो रहे हैं बस। हाँ और क्या। अब मैं आपसे कहूँ ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस है, ये कौन सा, रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का। ये केस बेसिकली कब आया, 1868 में आया। तो मैंने आपको क्या बताया, इंग्लिश लॉ आपका क्या, लॉ ऑफ टॉर्टी को बोलते हैं। ये इंग्लैंड से डेवलप किया गया, जो इंडिया इसको फॉलो करती है। इंडिया इसको फॉलो नहीं करती। मेरे से एक स्टूडेंट मनीष ने पूछा था पिछली बार कि सर क्या इंडिया फॉलो करती है लॉ ऑफ टॉर्ट? नहीं, उसके रेफरेंस को केस को यूज करती है, क्लियर है ना यहाँ तक। जैसे रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का केस है, इस केस में बेसिकली था क्या कि आप, अरे भैया ऐसे इतनी गर्मी आपने चाय बना दी, पानी दे देना आप, हाँ, पानी पिला दो। ये छोटा वाला दे दो आप, बड़ा मैं चाय नहीं पीता, बस पानी दे देना आप, ठीक है। देखो आप बेसिकली आपका आता है, मैंने रिलायंस वर्सेस फ्लेचर केस पता है कि ये रिजर्वियर का केस था, ठीक है ना। रिजर्वियर कहने का मतलब है मैंने अपनी वो ये प्रॉपर्टी में एक रिजर्वियर क्रिएट कर दिया, एक वाटर टैंक क्रिएट किया। अब वाटर टैंक के लीकेज के, रेनाइट का वाटर टैंक था, उसके लीकेज से फ्लेचर की सारी प्रॉपर्टी बेकार हो गई, ठीक है ना। तो इसमें क्या माना गया था, इसको पनिशेबल माना गया था कि आप कोई भी रिजर्वियर हो गया, कोई आप वाटर गैस कुछ रखते हैं जो पब्लिक के लिए हार्मफुल है, तो उसको रखना एक डेंजरस थिंग क्या, आप उसको रख नहीं सकते विदाउट द परमिशन ऑफ, किसके परमिशन के बिना, गवर्नमेंट के, क्लियर है यहाँ तक। तो इसके कुछ एक्सेप्शंस बताए गए थे, वो मैं डिटेल में लॉ ऑफ टॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है ना। इसके बाद एब्सोल्यूट लायबिलिटी है। देखो स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज में बच सकता था, रिलायंस ने साफ बोला कि मैंने तो देखो वाटर टैंक अपने लिए रखा था, अपने फार्म के लिए रखा था, मुझे क्या पता मेरे वाटर टैंक से तुम्हारी प्रॉपर्टी खराब हो गई। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में बच गया था बंदा। बट एब्सोल्यूट लायबिलिटी के केस में क्या होता, एब्सोल्यूट लायबिलिटी में जैसे भोपाल गैस स्ट्रेटेजी हुआ था, तो सेम भी ये सिमिलर केस उसी की तरह था। ये केस कहाँ पे हुआ था आपका, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस भी हम पढ़ेंगे, किसमें, दोनों केस लॉ ऑफ टॉर्ट में आए, क्लियर है ना आज तक। इंग्लिश लॉ में फेमस केस है, इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा एक्सप्लेनेशन के साथ। हाँ नेग्लिजेंस है फर्स्ट, स्ट्रिक्ट लॉ में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में उसको लायबल नहीं पाया गया था, बट एब्सोल्यूट लायबिलिटी में पाया गया था, क्योंकि ही हैज द डेंजरस थिंग, उसके पास क्या था, डेंजरस
आप ले लो नाना पानी, मेरे पास तो, अरे नहीं ले लो आप। देखो आप, ये एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या, बाकी ले लो आप भी बेटा, आपके लिए पूछा नहीं मैंने, ठीक है। देखो आप, बेसिकली एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या था, एब्सोल्यूट लायबिलिटीज ऑफेंस में मैंने बता दिया कि डेंजरस थिंग को रखा नहीं जा सकता। डेंजरस थिंग से क्या होगा, डेंजरस थिंग से रखने से आप लायबल होगे ही होगे, बेशक आपका गिल्टी माइंड हो या ना हो। क्लियर है ना यहाँ तक? तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया था कि किसी भी डेंजरस को थिंग को रखने से आपको लायबल पाया ही जाएगा, ठीक है ना। इसमें एक और केस मैंने बच्चों को पढ़ाया था बेटा, मुझे तो याद है, पढ़ाते पढ़ाते लर्न हो गया मुझे केस। उसमें क्या था, एक क्राउड में एक घोड़े को रखा, घोड़े का जो ऑनर था उसने बांधा नहीं, अब वो घोड़ा पागल हो गया, किसी बच्चे ने उसको पिन विन चुभा दी घोड़े को, तो घोड़ा जब पागल हो गया, इंग्लिश लॉ में बहुत ज्यादा केस स्टडी, आपका दिमाग खराब होगा, केस स्टडी इतना ज्यादा है लॉ ऑफ टॉर्ट में, ठीक है ना। तो पिन चुभाने के बाद गवर्नमेंट ने क्या पाया कि आपकी सबसे पहली गलती है, घोड़ा एक डेंजरस थिंग है, आपको जब पता है कि घोड़ा भाई पागल होके भाग सकता है, रस्सी तोड़ सकता है, तो आपको बांधना नहीं चाहिए था पब्लिक में, या फिर बांधना चाहिए था तो उसके साथ रहना चाहिए था, आपकी गलती, आपने नेग्लिजेंस दिखाई। तो बेसिकली एब्सोल्यूट लायबिलिटी में यही कहा गया था कि गिल्टी माइंड हो या ना हो, डेंजरस थिंग को आप अपने पास सकते तो आपके ऊपर ऑफेंस लायबल हो। क्लियर है बेटा? इसके बाद देखो मेंस एरिया में क्या है, वेजरिंग वॉर, सिडिशन, किडनैपिंग, अबडक्शन, काउंटर फिटिंग कॉइंस। अभी इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा, डिटेल में आएंगे आगे विद सेक्शन के साथ। वेजरिंग वॉर कहने का मतलब है मैं किसी एक कॉन्स्पिरेंसी कर रहा हूँ, षड्यंत्र कर रहा हूँ, कॉन्स्पिरेंसी मेरी चल रही है कि मैं कोई वार क्रिएट करूंगा, ठीक है ना। सिडिशन बेटा मैं डिटेल में आगे बताऊंगा, ठीक है ना। सिडिशन अलग चीज होती है, रॉबरी डकैती का ही पार्ट है, थेफ्ट और डकैती आप इसमें पढ़ोगे, उसी का पार्ट है। इस सिडिशन को एक मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड बोला जाता है। किडनैपिंग आपको पता है, अबडक्शन होता है किडनैप करके पैसे की मांग करना, काउंटर फिटिंग कॉइन्स होता है कॉइन को नकली छापना, उसमें भी आप क्राइम है, नकली नहीं छाप सकते आप, 2000 का नोट या 500 रुपए का नोट नकली नहीं छाप सकते, वो बस आरबीआई के पास अथॉरिटी। क्या बेटा? कॉइन्स, दोनों दोनों कॉइन्स का केस है इसमें। कॉइन्स वो जो 5 रुपए का सिक्का नहीं आता 1 रुपए का, वो भी नहीं, इसमें मेंशन किया है हाँ, ओनली टिल लिमिटेड टू कॉइंस, या इसमें रुपीस भी आ सकता है? दोनों दोनों। रुपीस कॉइन्स में क्या है, देखो कॉइन्स काउंटर फिटिंग बेटा, काउंटर फिटिंग है जो कॉइन्स, ये कहने का मतलब है जैसे आपके पास 10 रुपया 5 रुपए का सिक्का है अभिषेक, तो 10 रुपए एंड 5 रुपए के सिक्के में आरबीआई की मोहर होगी। क्लियर? तो आरबीआई की अथॉरिटी को 10 रुपए का 5 रुपए का सिक्का छाप सकता है, उसके अलावा कोई नहीं छाप सकता। बट 1 रुपए का सिक्का और 50 पैसे के जो सिक्के छापते थे कोई और अथॉरिटी छाप सकती थी, उसको परमिशन लेनी पड़ती थी आरबीआई से। क्लियर? तो काउंटर फिटिंग कॉइन से मैं समझूंगा विदाउट द परमिशन कोई 5 रुपए का, 10 रुपए का या फिर रुपीज नोट को पब्लिश कर रहा है, छाप रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उसके ऊपर ऑफेंस लायबल हो जाएंगे, ठीक है ना। उस पर पेनल्टी प्रोविजन लगती है, उसको जेल में नहीं डाला जाता, पर अगर ज्यादा मेजोरिटी ऑफ अमाउंट में उसने पब्लिश किया तो जेल में जाना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है ना बेटा? आगे चलूंगा। तो ये दोनों जो होता है कॉइंस और रुपीस। हाँ, जब मैं आप बहुत छोटा था ना, फोर्थ पे, तो मैं सोचता था मेहनत करनी नहीं मुझे, मैं यही करूंगा, नोट छापूंगा, हमारे टीचर ने बताया था, पर ऐसा रियलिटी में हो नहीं सकता। मुंबई में कई लोगों ने क्या था, आखिरी में पकड़े ही जाते हैं, सब पकड़े जाते हैं बेटा। आप कैन यू इमेजिन, आप बिलीव नहीं कर सकते, आज की तारीख में अगर कोई इंडियन बैंक में थेफ्ट करता है ना, तो जो नोट होता है इसमें कोड होता है, वो कोड को है ना, वो कर लिया जाता है, जीपीएस के थ्रू कैच कर लिया जाता है, ठीक है ना। उनके कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो कैच कर लेते हैं, तो थेफ्ट भी इजी कोई नहीं कर सकता बेटा, चोरी करने के लिए भी दिमाग होना चाहिए, ठीक है ना। एक वो भी बनी थी इसके ऊपर वेब सीरीज, मुझको नाम नहीं आ रहा है, वो मुखौटा पहनते थे, उसमें जो प्रोफेसर कहता है, नाम नहीं आ रहा, काफी फेमस थी वो, कि मैंने रॉबरी के लिए बहुत मेहनत की है, ठीक है ना। रॉबरी करना आसान बात नहीं होती। आगे चले, संदीप, शिवानी, दिव्या। हाँ जी सर। अब देखो इसके बाद आता है आपका लायबिलिटी, ठीक है ना। लायबिलिटी क्या होते हैं, 4 तरह की होती हैं।
लायबिलिटी जो एक सिंगल पर्सन कर रहा है, ज्वाइंट जो दो लायबिलिटी, लायबिलिटी कहने का मतलब क्रिमिनल लायबिलिटी, ठीक है ना, जैसे बैंक रॉबरी जैसे लायबिलिटी कहने का मतलब है मैंने किसी की चेन की थेफ्ट किया किसी वुमेन का, तो मैं सिंगल हूं, तो यानी कि मैं मेरे ऊपर क्या है, मैंने लायबिलिटी की है। मैंने बैंक रॉबरी के लिए प्लानिंग की है, तो मेरा क्या होगा, जॉइंट लायबिलिटी। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी कहने का मतलब है कंस्ट्रक्टिव के थ्रू प्लानिंग किया, मैं ऐसे चार, मैंने मतलब हैपन नहीं हुआ, मैंने सोचा चार लोग बंदे जाएंगे, एक बंदा वो क्या गार्ड को पकड़े रखेगा, एक बंदा कैशियर से चाबी लेगा, एक बंदा लॉकर फैसिलिटी देखेगा, एक बंदा सीसीटीवी को तोड़ देगा, तो ये हो गया जॉइंट लायबिलिटी। इसके बाद देखो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, फिर आता है वेक्रियस लायबिलिटी। वेक्रियस लायबिलिटी क्या होता है, वेक्रियस लायबिलिटी में बेसिकली आप कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर रहे हो, उसमें मार काट कर रहे हो, मर्डर कर रहे हो, ठीक है ना। एक हर टॉपिक आएगा आपका किसमें, आईपीसी में, ठीक है ना। एक कैसे बताऊं, एक टर्म होता है होमोसाइड, ठीक है ना। होमोसाइड में क्या होता है बेटा, आपको इतना मारा जाता है ना, जो होता है, ठीक है ना। आपने क्या देखा नहीं होगा, कभी कोई हॉस्पिटल में गया हो, ये वो इमरजेंसी वार्ड में, तो मैं तो बहुत गया हूँ, मुझे इमरजेंसी वार्ड में यही होता है, जो रॉबर्स होते हैं वो होमोसाइड एक वर्ड आप पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा, मतलब सीरियस हर्ट करना, उसको इतना हर्ट करना कि बंदा या तो उसकी इतनी उसकी हर्ट होता है, तो एक तो हर्ट यानी कि धक्का देना, गाली देना, कुछ देना। एक ऑब्लियस हर्ट होता है जिसमें ब्लड निकाल देना, जिसे होमोसाइड कहते हैं। तो ब्लडिंग जहां आती है वो होमोसाइड होता है। तो बेसिकली बैंक रॉबर अगर किसी गार्ड को मारेगा, एटीएम गार्ड को, तो उसका ब्लड निकाल देता है, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर। तो बेसिकली देखो वैक्रियस लायबिलिटी क्या होता है, एक ऐसा क्रिमिनल मर्डर करना है, क्रिमिनल ऑफेंस करना जिसमें क्या होगा, आप मतलब मर्डर तक पहुंच सकता हो। क्लियर ना, आगे कर दूंगा इसे कवर अप, ठीक है। चलो ना बेटा आगे। तो आज मैंने क्या क्या पढ़ा, एक्टेस रिया पढ़ा, मेंस रिया पढ़ा, मेंस रिया के क्या स्टेजेस होते हैं, एक्टेस रियस पढ़ा और थोड़ा सा पढ़ा, भी डिटेल में पढ़ेंगे। स्टेजेस ऑफ पढ़ा है तो बेटा ये तो बैगर वाला मैंने नहीं पढ़ा। बैगर बैगर और ये हाँ तो नहीं पढ़ा मैंने। कोई नहीं, मैंने पढ़ाया था, कोई नहीं मैं पढ़ा दूंगा। देखो आप पढ़ा ही देता हूँ। देखो एक्टेस रिया एक वॉलंटरी एक्ट था, इसमें मैंने आपको बता दिया था कि एक जैसे आपका बैगर है, भिखारी है, उसको खाना देना, तो मेरा एक वॉलंटरी एक्ट है, मेरी इच्छा है, तो इसको मेरे पर ये कराया था मैंने, ठीक है ना, पूछा था। अच्छा इसको एक्टर्स डे बोलते हैं, हाँ। ये मुझे पता, मैं क्लियर नहीं करा मुझे। मेंस रिया होता है बेटा आपका गिल्टी माइंड, एक्टेस रिया होता है कॉमन इंटेंशन, ठीक है ना, इंटेंशन होता है। अब देखो इसके बाद मैंने मेंस रिया कहाँ कहाँ एब्सेंट होता है पढ़ा दिया, लायबिलिटी हो गई। अब जो टॉपिक स्टार्ट होता है कॉमन इंटेंशन एंड ऑब्जेक्ट, इसको मैं केस स्टडी है, इसको मैं अच्छे से बताता हूँ। इसको अगर बच्चे को लिखना है तो लिख लेगा, पर डिफरेंस में है, डिफरेंस में मेंशन है, मर्जी आपकी लिखो ना लिखो। कॉमन इंटेंशन क्या होता है, दो या दो से ज्यादा, ठीक है ना। जैसे मुझे बैंक की रॉबरी करनी या मुझे एटीएम थेफ्ट करना, एटीएम थेफ्ट करने के लिए मुझे 3% की रिक्वायरमेंट है, एक जो बाहर देखेगा, एक जो एटीएम का शीशा तोड़ेगा, शीशा तोड़ के दोनों पर्सन मिलके क्या करेंगे, एटीएम को ब्रेक के हार्म पहुंचाएंगे, जिससे वो कैश को ले सके। क्लियर। तो बेसिकली दो या दो से ज्यादा पर्सन है तो आपका कॉमन इंटेंशन लगता है। क्लियर। कॉमन ऑब्जेक्ट कहाँ लगता है, जो कॉमन ऑब्जेक्ट बोल रहा है जहां पे 5 या 5 से ज्यादा लोग। क्लियर है ना बेटा यहाँ तक। तो मैंने सिंपल लैंग्वेज से पढ़ा, दो से ज्यादा है तो कॉमन इंटेंशन है, 5 या 5 से ज्यादा तो कॉमन ऑब्जेक्ट है। क्लियर। 5 या 5 से ज्यादा इससे बैंक रॉबरी हो, ठीक है ना, आगे लिखवा दूंगा मैं से। कॉमन इंटेंशन में 2 या कॉमन ऑब्जेक्ट में 5 से ज्यादा। क्लियर है, आगे चलो। चलो मैं ये क्या नाम है, संदीप अभिषेक, आगे चले हम। सर एक सेकेंड बताओ शिवानी क्या डाउट है। सर डाउट नहीं है, मैं नोट कर रही थी। हाँ नोट कर लो। कॉमन इंटेंशन है 2 या 2 से ज्यादा और कॉमन ऑब्जेक्ट है 5 या 5 से ज्यादा। ठीक है बेटा। तो क्राइम करने के लिए ना। हाँ आईपीसी क्राइम ही के लिए और किस चीज के लिए, सिंपल सी बात सोचो ना।
आईपीसी बेसिकली होता है क्या, सीआरपीसी में हम क्रिमिनल के बारे में पढ़ेंगे ओके कि अपील क्या है, जुनिलाइज जस्टिस एक्ट क्या होता है, प्रोबेशन एक्ट क्या है, ठीक है ना। सीआरपीसी में आपके एलएलबी सेकंड ईयर, जैसे जैसे एलएलबी का लेवल हाई होता जाएगा वैसे वैसे किताब कॉम्प्लिकेटेड होगा और वो आपके नॉलेज में होगा भी। जब मैं एलएलबी सेकंड ईयर में पढ़ाऊंगा ना तो आपको लगेगा क्या पढ़ा रहे हैं सर, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। वो घर में जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आएगा। फर्स्ट ईयर को मैंने इजी कर रखा अभी, तो ठीक है ना। करो ना ताकि हम पढ़ सकें। तो करूंगा ना बेटा, आगे करूंगा, ठीक है ना। अब देखो आगे चलूं मैं, बताओ संदीप, हाँ जी। संदीप दिव्या आगे चले आप। जी सर। जी सर। यस सर। अब देखो कॉमन इंटेंशन का ये केस है, बरिंदर कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर पोस्ट मास्टर केस है। ये AIR, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AIR? जो पब्लिश है किसमें, न्यूज़पेपर। मैंने आपको बताया था जो एक रेफरेंस केस के तहत। अब ये रेफरेंस केस कहाँ यूज किया जा सकता है, हाई कोर्ट में किया जा सकता है। मैंने सिविल प्रोसीजर कोड में बताया बच्चों को कि हाई कोर्ट में आप रेफरेंस केस यूज कर सकते हो, ठीक है ना। कहने का मतलब है कोई हाई कोर्ट का केस है तो हाई कोर्ट वाला केस ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यूज किया जाएगा। आ गया ना समझ। तो देखो बेटा इस केस में बेसिकली था क्या, उसमें हम जजमेंट प्रोवाइड करेंगे। हाँ जजमेंट के लिए यूज किया जाता है रेफरेंस। 4 चीजें होती है, अपील, रेफरेंस, रिव्यू। बट जो हम इसमें अगर हम किसी के अपने फेवर में कोई केस लेना चाहते हैं जैसे तो उसके लिए तो हम उसकी अपोजिट केस है जो भी हम उसको शो करना चाह रहे हैं उसकी जजमेंट भी उसमें मैटर होगी ना। आगे चले बेटा हम, देखो ये कौन सा केस है, बरिंदर कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, बेसिकली ऑल इंडिया रिपोर्ट केस है। अब मैंने आपको क्या बताया, कॉमन इंटेंशन क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा का होता है। तो बेसिकली इस केस में था कि एक सिंगल घर में रॉबरी करनी थी, ठीक है ना। तो रॉबरी करने के लिए क्या बोला गया, एक पर्सन रॉबरी कर रहा था अंदर, 4 पर्सन थे इसमें, ठीक है ना, 4 पर्सन थे। तो 4 पर्सन में 3 पर्सन अंदर चले गए रॉबरी करने के लिए, ठीक है ना। बरिंदर का घर था, बरिंदर कुमार घोष का घर था, ठीक है ना। और जो पर्सन था जो रॉबरी जब हो रही थी तो 3 पर्सन अंदर रॉबरी के लिए घुसे, उनकी इंटेंशन थे हम 3 अंदर घुसेंगे और एक पर्सन बाहर रह के चौकीदारी करेगा। तो इस केस में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जो चौकीदारी करेगा उससे लायबल पाया जाएगा, पनिशेबल कि नहीं पाया जाएगा? पाया जाएगा। तो इस केस में तो सेम शिवानी, इस केस में सेम यही हुआ था। जो आपका ये किंग एम्परर है वर्सेस किंग एम्परर, ठीक है ना। बरिंदर कुमार घोष आपका क्या था, बाहर खड़ा हुआ था, ठीक है ना पर्सन। तो बरिंदर कुमार घोष को लायबल पाया गया था इस केस के लिए। क्लियर है बेटा, आगे चलूं मैं। PC1 यार पोस्ट ऑफिस के लिए यूज किया जा रहा है, लिखा तो ऊपर पोस्ट मास्टर केस। ठीक है ना, पोस्ट मास्टर, हाँ ठीक है ना। अब देखो आप आगे चलते हैं हम। अब इसके बाद आया देखो इंटेंशन, ठीक है ना। इंटेंशन क्या है, आपकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंस रिया मैंने पढ़ा है। यह आपका इसमें नॉलेज, रेशनेसनेस और राशनेस और नेग्लिजेंस आती मतलब हायर कैपेबिलिटी, ठीक। देन नॉलेज, रेशनेस और नेग्लिजेंस है। इसमें बेसिकली नेग्लिजेंस आपका डिफाइन नहीं किया गया आईपीसी में अंडर 34। इसमें कॉमन इंटेंशन कहने का मतलब है प्री अरेंज प्लान होता है फॉर द फर्दरेंस ऑफ दैट प्लान। अब इसमें एक केस आगे आएगा जैसे कि आपकी बैंक की रॉबरी होती, ठीक है ना। अब मैंने कॉमन ऑब्जेक्ट है मेरा बैंक की रॉबरी करना, कॉमन इंटेंशन मान लो आप 4 पर्सन का प्लान था घर में बैठे कि हमें बैंक की रॉबरी करनी। अब उनके प्री अरेंज प्लान में ये स्पेसिफाई नहीं था हमें गार्ड को मारना है, बट हमें क्या करा, एक पर्सन ने क्या करा, रिवॉल्वर से गार्ड को गोली मार दी। तो जो रिवॉल्वर से अपनी गार्ड को गोली मारी वो क्या था, ऑन द स्पॉट क्राइम किया गया, ठीक है ना। तो उसे हेल्ड लायबल पाया जाएगा गार्ड को मारने के लिए भी, दूसरा क्राइम की थेफ्ट, रॉबरी करने के लिए। क्लियर है बेटा, आगे चलूंगा। इसके बाद देखो आप आता है आपका ये एक्ट डन इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। कहने का मतलब है एक्ट डन किया गया प्रेजेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव बढ़ाने के, ठीक है ना। तो देखो शंकर लाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस है। ये SC जो लिखा है सुप्रीम कोर्ट केस है। ये कोड होता है बेटा,
12601413 कोड होता है। ये लीडिंग केस है जो लॉ को देखते हुए बनाए गए, ठीक है। तो फ्रदरेंस का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रदरेंस? कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे फ्रदरेंस का क्या मतलब होता है? बताओ बेटा दिव्या, संदीप, फ्रदरेंस का क्या मतलब होता है? किसी को नॉलेज हो? फर्दर मींस आगे बढ़ाने के लिए, आगे कर लिए फर्दर बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, बढ़ाने के लिए। तो देखो फ्रदरेंस ऑफ क्या है? कॉमन इंटेंशन कहने का मतलब है, सेम इसमें वही एग्जांपल लेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, 4 पर्सन ने बैंक की रॉबरी बनाई थी, तो 3 पर्सन क्या है, 3 पर्सन आपकी घर के अंदर रॉबरी करने लगे, ठीक है ना। अब फर्स्ट पर्सन को ड्यूटी नहीं दी गई थी चेकिंग के लिए, बट क्या हुआ, उसको एक फ्रदरेंस ऑफ प्लान के लिए बोला गया कि आप चेकिंग करो, ठीक है ना। जैसे ही चेक करोगे, आपको अगर पुलिस दिखा तो आप हमें इन्फॉर्म कर देना, हम अपने फर्दरेंस प्लान को चेंज कर देंगे, ठीक है ना। उस बैंक को छोड़ के भाग जाएंगे सबके सब। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना। इसके बाद जो सेकंड केस है, ऑन द स्पॉट मीटिंग ऑफ माइंड, ये सेम केसेस में क्या था, वही बेटा गार्ड को गोली मार देना, ठीक है ना। ऑन द स्पॉट मैंने मीटिंग ऑफ माइंड किया। या फिर दूसरा एग्जांपल अगर लो कि मुझे मेरे 4 लोग मिले, हम किसी क्रिमिनल केस के पास ही, जैसे मैं 2 दोस्त सब मिले, मुझे एक वुमेन की गोल्ड की चेन बहुत अच्छी लगी, तो मैंने ऑन द स्पॉट प्लानिंग कर ली कि मैं अभी जाऊंगा बाइक से और चेन चोरी कर लूँ। मेरे सामने मैंने, अब जब बेटा देखा है क्लास 9-10 से, मेरे सामने 4 वुमेन की चोरी हो गई इसकी गोल्ड, और होती हैं चोरी, ठीक है ना। लोग क्या करते हैं बाइक से, एक बार बिलीव नहीं करोगे आप, एक रिक्शा वाले ने चुराया था मेरे सामने की बात है, और रिक्शा वाला भाग भी गया, इतनी तेज चला रहा है क्यों, भाग भी गया। सच है ये ज्यादातर आपका किस में होता है बेटा? इसमें रेलवे में होता है, मार्केट में होता है, रेलवे में ज्यादातर होता है। कहते हैं जब आप रेल में जाओ तो ये सब ज्वेलरी ना पहन के जाओ, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है दिव्या, संदीप? आगे चले हम। यस सर। जी सर। मनीषा, शिवानी, वॉइस आ रही है आपको? यस सर आ रही है। अब देखो, सिमिलर इंटेंशन कहने का मतलब है, इंटेंशन आपका सिमिलर हो सकता है बट कॉमन इंटेंशन नहीं होगा, उसमें प्री मीटिंग ऑफ माइंड को प्रूव नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। सिमिलर इंटेंशन कहने का मतलब है, जैसे एक बैंक रॉबरी में पर्सन को अरेस्ट किया गया, अब अरेस्ट करने के बाद जो सिमिलर इंटेंशन सबका था रॉबरी करना, बट फर्स्ट पर्सन कुछ और बोल रहा है, सेकंड पर्सन कुछ और बोल रहा है, तो क्या इंटेंशन तो उनकी चोरी करना था ना, तो उस बिहाफ पे उसको पनिशेबल किया जाएगा। क्लियर है अभिषेक? यहाँ तक क्लियर है? केस स्टडी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, केस स्टडी में कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में भी समझाऊं, बट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में केस स्टडी नहीं आती ज्यादा, ठीक है ना। आपको समझाने के लिए, रेफरेंस के लिए दिया गया कि याद रहे आपको चीजें। इसके बाद देखो आगे चलते, कुछ पॉइंट्स को रिमेंबर करना है कॉमन इंटेंशन। सबसे पहले प्री मेडिटेशन ऑफ माइंड नेसेसरी है, प्री अरेंज माइंड। क्या आपका कोई घर है, कोई पर्सन का किराए पर रहता है, तो अपने दोस्तों को बुलाएगा, एक प्री अरेंज प्लान करेगा कि यहाँ पे मुझे चोरी करनी। इसके बाद देखो, कॉमन इंटेंशन आपका डेवलप किया जाएगा एक मोमेंट पे, ठीक है, जो शेयर किया जाएगा सबके साथ। कॉमन इंटेंशन को प्रूव किया जाएगा फैक्ट और सर्कमस्टांसेस ऑफ केस से। कॉमन इंटेंशन आपका सिमिलर इंटेंशन नहीं हो सकता, इज नॉट द सिमिलर इंटेंशन, जरूरी नहीं। कहने का मतलब है अब इंटेंशन असाइन किए जाते हैं, अब जरूरी तो है नहीं कि 4 पर्सन लॉकर खोलेंगे, कोई एक क्या करेगा, बाहर देख रेख करेगा, कोई एक पर्सन क्या करेगा, चाबी लेगा, कोई एक पर्सन सबको जितने भी उधर आए होंगे क्लाइंट उनको एक तरह से गन पॉइंट पे रखेगा, और कोई एक पर्सन रॉबरी करेगा। क्लियर है यहाँ तक? फिर इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, बेनिफिट ऑफ डाउट आपका गिवन दिया जाएगा एक्यूज में, इसमें कॉमन इंटेंशन एप्लीकेबल नहीं होगी सेक्शन 38 के अंदर। क्लियर है बेटा? आगे चलूं मैं, बताओ बेटा। So benefit of doubt shall be given to accused, and if common intention is not there, section 15 shall apply. कहाँ लिखा है? पहले अच्छा, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाएगा अक्यूज को, अगर कॉमन इंटेंशन नहीं है
तो उसके ऊपर सेक्शन 38 अप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है जो विटनेस होंगे ना, आज मैंने काफी चीजें बताई हैं, जैसे आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डबल जेओपार्डी पढ़ोगे, अकम्प्लिश क्या होता है, ठीक है ना। तो ये अकम्प्लिश से रिलेट करता है कि अगर डाउट हो रहा है अक्यूज के ऊपर कि उसने चोरी की है कि नहीं की गई है, तो अकम्प्लिश कहने का मतलब है मैं एक विटनेस चेक कर सकता हूँ। विटनेस किसके फॉर्म में? सीसीटीवी कैमरा के फॉर्म में। क्लियर है ना आज तक? तो सेक्शन 38 वही बोल रहा है। क्लियर है बेटा? आगे चलूं मैं? बताओ बेटा, मनीषा, संदीप, दिव्या, डाउट है किसी को? आगे चले हम। यस सर। अब देखो आप, कॉमन ऑब्जेक्ट कौन कौन से आपका ऑफेंस होना चाहिए पब्लिक ट्रांक्विलिटी के लिए, ठीक है ना। इसके बाद सेक्शन 141 से लेके बाद ये देखो, इसमें बस ये समझ लो आप, अब कॉमन ऑब्जेक्ट आता है। मैंने कॉमन इंटेंशन आपको पढ़ा दिया। कॉमन इंटेंशन में कितने पर्सन एंगेज होते थे? 2 या 2 से ज्यादा। बट कॉमन ऑब्जेक्ट में कितने होते हैं? 5 या से ज्यादा, ठीक है ना। कहने का मतलब है जैसे आपके लोकसभा के इलेक्शन होने वाले, मैं आपके लिए एक परफेक्ट एग्जांपल लेता हूं। अभी आज सुबह ये बात चली थी कि ईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। ईडी जो केजरीवाल को अरेस्ट किया था, ईडी डिपार्टमेंट। तो एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट होता है, ये डिपार्टमेंट है। तो बेसिकली हमारी सुबह यही बात हो रही थी कि जो कॉमन ऑब्जेक्ट है ये 5 या 5 से ज्यादा है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, जो केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था, ये क्या कहते हैं, लोकसभा इलेक्शन से पहले, इसका पर्पस मेन था क्या? कि वो विनिंग ना कर सके। तो ये कौन हो सकता है? ऑपोजिशन पार्टी ने कराया। कॉमन ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है 5 या 5 से ज्यादा। वो ईडी की फुल फॉर्म एनफोर्समेंट, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट है। लिखने दो मुझे। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, आगे बस डायरेक्टरेट। अच्छा डायरेक्टरेट, मैं हाँ, वो समझ रही थी। एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट तो लिख दिया मैंने। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि हमें किसी पॉलिटिशियन पार्टीज को विन करने, तो हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट होगा। कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या होगा? 5 या 5 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे। क्लियर है ना यहाँ तक आपको? किसी को डाउट है इसमें? तो बेसिकली कॉमन इंटेंशन क्या होता था? 2 से ज्यादा। कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या होता था? 5 या 5 से ज्यादा। क्लियर है बेटा? तो लोकसभा इलेक्शन आने से पहले केजरीवाल को जो अरेस्ट किया गया था, वो मानता वो तो चोर है, ठीक है ना। दूसरी बात समझो आप, ईडी जो डिपार्टमेंट था, ईडी के ऊपर एक प्रेशर दिया गया था अपोजिशन पार्टीज पे, क्योंकि उसके केजरीवाल के बिहार पे जो बेल मिली है उसे, वो बेल इसलिए मिले क्योंकि ईडी ने जो अरेस्ट किया था उस पर कोई वो मतलब कोई क्राइम बन नहीं रहा था, कोई जजमेंट नहीं ला पा रही थी ईडी, उसको बेबुनियाद अरेस्ट कर लिया गया था। आपकी नॉलेज के लिए बेटा, मैंने पहले भी बताया था, सिविल प्रोसीजर कोड में मैंने बताया बच्चों को, आईपीसी में भी आएगा आखिरी में, क्या सर? कि आपको कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करके साथ अपने साथ 24 आवर कस्टडी में रख सकता है। इसी 24 आवर कस्टडी में आपको वो जो पुलिस ऑफिसर है, अक्यूज पर्सन को किसके पास ले जाएगा? मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा। क्लियर? अगर हाँ जी कंपल्सरी, तो उसको बेल दे दी जाएगी। बेल के लायबल है बेटा, वो लॉ कहता है सब, अक्यूज को बेल मिलेगी, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है जैसे कोई चोर है, क्वेश्चन ये है जैसे कोई चोर इंसान है, चोरी किया है, तो जो पुलिस ऑफिसर है, पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया, पकड़ने के बाद उसको अपने साथ 1 दिन रखेंगे, उसी 1 दिन में कहाँ ले जाएंगे उसको? मजिस्ट्रेट के पास। हाँ, ऐसा प्रोटोकॉल कि आगे क्या प्रोसीडिंग की जाए। क्लियर है ना विषय? हाँ, बट अगर नहीं ले पाए, हाँ हाँ, इन केस अगर वो नहीं लेके जाती तो बेल दे देंगे। जब वो पेश ही नहीं होगा तो बेल कैसे होगी? बेल तो होगी ना। कुछ नहीं है कि सपोज हाँ चोर को पकड़ा, हाँ चोर सामने बैठा है हाँ, और वो विदिन लेंगे, तो एडवोकेट को हायर करेंगे, एक प्राइवेट एडवोकेट को, उसके बिहाफ पे नेक्स्ट डे अगर हियरिंग होगी, अगर जस्टिस पुलिस का प्रोटोकॉल वो हाईकोर्ट को ले जाना ही, वो अगले दिन ले ही जाएंगे। मैंने अभी जो रिसेंटली अपना पर्सनल स्टडी किया ना, मैं उसके बेस पे बात कर रही हूँ।
मैं ये कहना चाह रही हूँ, पुलिस वाला आया, उसने अरेस्ट किया, वो पुलिस स्टेशन लेके गया, बट उसने मजिस्ट्रेट के आगे उसको पेश नहीं किया। क्या रीजन? उसने पैसे खाए और छोड़ दिया। गलत बात है फिर। पहली बात तो ये, कोई जो पुलिस ऑफिसर किसी को अगर अरेस्ट करता है तो उसने कोई क्राइम किया, क्राइम में वो पैसे प्रोवाइड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। अब तो वो नहीं करते ना, आप सही कह रहे हो, पर एज एन यूनिवर्सिटी देख रहे हैं तो प्रोटोकॉल नहीं फॉलो होगा, वो ब्राइबरी में आ गया ना, बराबरी का है। ठीक है ना। ये भी रिसेंटली और मतलब ये नॉन में है, उनके साथ ऐसा ये हुआ। चीज तो मेरी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है। मैंने इसीलिए ये पॉइंट खाया है यहाँ पे अभी। आप समझो ना, अगर वो मेंशन में उसके भी केस बढ़ गया, उसके भी केस और बढ़ा गया उस थाने का। जैसे आप सही कह रहे हो, वो फॉलो करेगा, फॉलो करते ही केस बढ़ गया उसका, उसको तो बढ़ाना नहीं है। एग्जैक्टली, तो वही बात है, उसने पैसे लिए और छोड़ छोड़ दिया। दो, केस नहीं है ना उसका। ऐसे ही पे इंस्पेक्टर में केस नहीं आया, हाँ, सर की हेडिंग में केस नहीं आया। ऊपर गया ही नहीं ना। नहीं, नहीं, तो। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट ये है कि अगर अब जैसे सपोज मैं पेट्रोल में लेके गई, मैंने पैसे लिए और उन्होंने छोड़ दिया, तो वो आगे तो बात गई नहीं ना, एफआईआर रजिस्टर ही नहीं हुई। एफआईआर तो बहुत बात की बात रहती है। हाँ, एनसीआर नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुई। उसने बस पैसे लिए और छोड़ दिया। ऐसे जो के रजिस्टर में केस नहीं आया उसको रिविजन देना। अभी सडनली में एक केस चल रहा है हमारे यहाँ पर, मतलब हमारा नहीं है, कोई नॉन है उनका है। उन्होंने किया है जिस तरीका क्या बोलते हैं उसको, साइबर फ्रॉड टाइप में कुछ होता है, किससे रिलेटेड था वो, कार से रिलेटेड, ठीक है। उसमें उन लोगों ने फ्रॉड किया 3 लाख कुछ करीब का, उसमें पुलिस आई, अरेस्ट किया उसने। अब वो लड़का जेल में है, ठीक है, बट जिसके उसने नाम लिए कि मैं इन लोगों के साथ मिलके करता था या XYZ जो भी था, उसमें अब जो आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, हाँ, वो बोल रहा है कि जिन जिन लोगों के नाम है, पर बंदा मुझे 2 लड़कों का नाम निकाल दूंगा। हो गया बात तो। बट जो जेल में है उसको समझ नहीं आया। सर इसमें एक चीज है, अब जो बंदा जेल में है वो तो ऑन रिकॉर्ड आ गया। ये केस आप जैसे मैम कह रही है, वो जो मजिस्ट्रेट के पास मैं चला exactly गया, यही जानना चाह रही हूँ। अब जो बंदा मजिस्ट्रेट के पास चला गया वो गया जेल में और विद इन लॉ उसको नहीं जाना चाहिए था, बिकॉज इट इज अ माइनर, ओनली 21 इयर्स, बट इट मेजर मेजर हुआ, बट वो एक स्टूडेंट भी तो है। अगर कोर्ट देखेगी तो Age. उस चीज को भी तो देखेगी, एज फैक्टर देखेगी। आई एग्री, बट अगला मैंने मार दिया किसी को, मैं जुर्म नहीं। आई एग्री विद यू, बट माय पॉइंट इज कि उसका एडवोकेट क्या कर रहा है, जब ये चीज उसने आगे प्रेयर में डाल दी कि ये एक स्टूडेंट है, ये जो भी हुआ है वो मिस्टेक हुआ है, बट उसको 1 मंथ के बावजूद भी अभी तक कोई बेल प्रोवाइड नहीं हुई। एज अ लॉबी एजेंट आफ्टर 14 डेज की कस्टडी के बाद बेल अप्रूव होती है। मैं उसका एक्सप्लेनेशन, बेसिकली इंडिया में क्या होता है, जैसे एडवोकेट के पास जितनी अच्छी नॉलेज होगी उतनी जल्दी बेल करा सकता है, ठीक है ना। जैसे कई केसेस मैंने भी देखे, एक पर्सन है, उसने सेकंड पर्सन का हाफ केस मर्डर किया, हाफ केस क्या निकला, वो जिंदा हो गया, मरा नहीं। तो उस केस में उसने एक लेडी एडवोकेट को हायर किया, उसके पास इतनी हाई नॉलेज थी, या इसको जिससे कह सकते हैं साठगांठ थी जस्टिस के साथ। तो जस्टिस ने उसको क्या करा, उसी दिन बेल प्रोवाइड कर दी, उसको कस्टडी में डाले। क्लियर है ना बेटा? बट उसकी प्रोसीडिंग चलती रही। हाँ, आई एग्री, बट मेरा पॉइंट ये है कि उसके एडवोकेट को नॉलेज नहीं। हाँ, दूसरी बात कि वो थोड़ा लोअर उससे है बैकग्राउंड से, कि वो अच्छे रिच को हायर नहीं कर अब सकता। इसमें अब बैकग्राउंड से बहुत अच्छा है वो सर। अब एक चीज ये और इवन जो जेल में है, लॉयर जो है इससे मना करना पड़ता है, एक्सपीरियंस करता है, पुलिस वाले को पैसे मिलते हैं बजाय एडवोकेट को देने के। एडवोकेट ऑलरेडी 2 लाख ले चुका है बट नो रिस्पांस, और इतने में तो पुलिस वाला नाम लेके छोड़ रहा है। बट लॉ आप क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना। टॉपिक स्टार्ट करें हम, इसका खराब ही सबसे मैं आखिरी में ले लूंगा। देखो बेसिकली कॉमन ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया संदीप क्या होता है, 5 या 5 से ज्यादा लोगों का एक कॉमन ऑब्जेक्ट है किसी क्राइम को करने का, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ या लॉ को तोड़ने का, किसी कमिट करने, मिस्चीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास को करने का। ट्रेसपास का हर्ट होता है
थेफ्ट होता है, डकैती होती है, चोरी डकैती जिसे डकैती कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद कोई क्रिमिनल फोर्स कर रखा है हमने, फिर लास्ट में आता है हमने कोई लीगल बाउंड टू नहीं है या फिर भूल गए कुछ करने के लिए। तो इसमें क्या होता है आपके 5 या 5 से ज्यादा लोगों का कॉमन ऑब्जेक्ट है जो कि कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। क्लियर है बेटा, आगे चले हम। अब इसके अनलॉफुल असेंबली के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। सबसे पहले ये कॉमन ऑब्जेक्ट 5 या 5 से ज्यादा लोगों का होगा, किसी भी स्टेज में हो सकता है, ठीक है ना। कॉमन ऑब्जेक्ट 5 से ज्यादा मेंशन किया गया कहाँ पे 141। और कोई भी असेंबली आपकी अनलॉफुल है तो असेंबल किया गया है तो उसमें प्री कंसर्न ऑफ माइंड रिक्वायर्ड नहीं होता। इसको 5 से कम किया जा सकता है बट वो इन एप्लीकेबल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा फिर कॉमन इंटेंशन हो जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक। तो हमने कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या पढ़ा, 5 से ज्यादा होना चाहिए, अगर 5 से कम होगा तो अब क्या हो जाएगा आपका अनलॉफुल हो जाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक, वो कॉमन इंटेंशन में आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो एक केस पता रखा राम विलास सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस स्टडी का रिजल्ट है। हाँ नहीं, नीचे वाला राम विलास सिंह। इसमें देखो एक इंडिकेशन दी गई सम आइडेंटिफाइड पर्सन की जो इन्वॉल्व थे क्राइम में बट उनके ऊपर अप्लाई कर दिया गया था, ठीक है ना। उसका कहने का मतलब उनके पास एक नॉलेज थी, आया सब एज अ विटनेस पूछा गया, विटनेस ने प्रोवाइड कर दिया कि यस मुझे नॉलेज थी इस चीज की और जो क्राइम हुआ है वो फर्दरेंस मेरी वजह से हुआ है तो उसको पनिशेबल पाया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो लास्ट आता है कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट का डिफरेंस। इसको पढ़ लो ऊपर से एक बार आप ध्यान से। सेक्शन 34 कोई ऑफेंस इटसेल्फ नहीं है बट एक प्रिंसिपल जॉइंट लायबिलिटी का। कॉमन ऑब्जेक्टिव सेक्शन 140 149 में आता है, एक ऑफेंस इटसेल्फ है, इसमें अनलॉफुल असेंबली आपकी पनिशेबल होती है। कॉमन इंटेंशन आपका डिफाइन नहीं किया गया आईपीसी में, इसमें वन से लेके 5 इंग्रेडिएंट को डिफाइन किया गया। इंग्रेडिएंट कहने का मतलब है ये, ठीक है ना। इसके बाद हाँ, इसके बाद देखो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नेसेसरी होती है इंटेंशन के लिए और इसमें कॉमन ऑब्जेक्ट फॉर्म किया जा सकता है। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड कहने का मतलब है जैसे कि किसी ने किसी के साथ थेफ्ट किया, ठीक है ना। अब वो लड़की चिल्लाई, फिर सारे जो लड़के थे वो आ गए और उस चोर को पकड़ने लगे। तो इसमें क्या प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड हैपन हुआ था? नहीं हुआ था। वो लड़की जब सडनली लड़की के साथ जब थेफ्ट हुआ, थेफ्ट होने के बाद सारे के सारे जो पर्सन है इन्वॉल्व हो गए, फिर उस चोर के पीछे भागने लगे। क्लियर है यहाँ तक? तो क्या हो गया, कॉमन ऑब्जेक्ट हो गया चोर को पकड़ना, किसके द्वारा? 5 या 5 से ज्यादा। क्लियर है बेटा? इसके बाद देखो एप्लीकेबल कब होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ये कब एप्लीकेबल होता है? जब 5 या 5 से ज्यादा एप्लीकेबल होते हैं। इसमें पार्टिसिपेशन एक क्रूशियल एस्पेक्ट है, इसमें कोई पार्टिसिपेशन जरूरी नहीं होता, ऑल ऑफ टाइम एट द सडन पीरियड में होता है। क्लियर है ना यहाँ तक? जैसे प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड क्या होता है, उसमें पार्टिसिपेशन पहले से चलती आ रही, इसमें क्या होता है पार्टिसिपेशन एट द सडन टाइम होता है। क्लियर है बेटा? आगे चलूं मैं। अब आता है इसके बाद व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ क्राइम, ठीक है ना। एसेंशियल्स ऑफ क्राइम में क्या होता है, क्राइम को करने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले एक पर्सन चाहिए, पर्सन के आप साथ क्राइम करोगे तभी तो चाहिए। दूसरा एक मेंस यानी कि आपकी इच्छा होनी चाहिए, गिल्टी माइंड होना चाहिए, आपका माइंड होना चाहिए। माइंड में आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, रेकलेसनेस होनी चाहिए और नेग्लिजेंस होनी चाहिए। इसके बाद एक्टस रेयस यानी कि एक आपका इंटेंशन होना चाहिए, कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। इंजरी होनी चाहिए किसके लिए? बॉडी में, माइंड में, किसी प्रॉपर्टी को इंजरी होनी चाहिए तभी क्राइम आपका हैपन होता है। सर इस केस स्टडी के अंदर कि माइक टायसन है, हाँ इसने होली फिट की काम कर रहे थे। हाँ फेमस है। मैंने वो मैच देखा था, हाँ उसमें ये जो प्रिंस लिया माइक टायसन पे लागू हुआ। आ गया ना समझ। इंटेंशनली इसने कान का फाइट किया था, फाइट करते हुए, और होली फिट को इंजरी हुई। मैंने ये भी सुना है कि माइक टायसन ने वो मेडल जीता था तो साउथ अफ्रीका के लोग उसको अच्छा नहीं मानते थे तो उसने अपने मेडल को उठा के फेंक दिया था पानी में। मैंने ये भी सुना है। ये तो मैंने और इसने अपनी बीवी
पन्नी कान काटने का मुझे याद है, मेरे टीचर ने गलत पढ़ा। हाँ, टीचर ने हमें गलत पढ़ाया था। हमारे टीचर ने कहा था कि उसने अपनी बीवी का कान काट दिया था, ठीक है ना। हाँ, ये सच है, रियलिटी, ठीक है ना। चले आगे बेटा आप। हाँ ले लो, ठीक है ना। तो एसेंशियल, गर्मी तो हो ही रहा, एसेंशियल ऑफ क्राइम में देखो आप, बेसिकली अभी क्या लाइट जा रखी है, ठीक है ना, इसी के लिए पंखा धीमे धीमे चल रहा है। आपको एक क्या इन्वर्टर का भी एक वो होती है कैपेसिटी, हाँ, जनरेटर पे चलता है। वैसे अगर कहीं ऑफिस होता है ना, वहाँ इन्वर्टर में लगाते जनरेटर, वो एक होता है यार डिवाइस। अब देखो पर्सन, मैंस रिया, एक्ट्रेस रिया, इंजरी किस में होनी चाहिए, बॉडी, माइंड और रेपुटेशन और प्रॉपर्टी में होनी चाहिए, क्लियर। इसके बाद देखो अब आता है आपका इन कोगेट ऑफेंस। इन कोगेट ऑफेंस क्या होता है, इन कोगेट को बोला गया इनकम्प्लीट, ठीक है ना। कंप्लीट क्या होता है, कुछ प्रोसीजर के बाद किया जाता है। अभी प्रोसीजर क्या क्या होते हैं, सबसे पहले देखो इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कंप्लीशन, क्लियर है बेटा। तो इन कोगेट का मतलब होता है इनकम्प्लीट ऑफेंस। ये कंप्लीट कब होते हैं, फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करने के बाद। सबसे पहले देखो आप इसको इधर रख दो बेटा, ग्लास को, तो पानी, हाँ कोई नहीं। अब देखो इंटेंशन क्या है, एक मर्डर को बी को मारना चाहता है तो उसके इंटेंशन है। प्रिपरेशन क्या है, उसने पॉइजन लिया और बी के टी में डाल दी। अटेम्प्ट क्या हुआ, ए ने उसको मिक्स किया पॉइजन को, ठीक है ना। कंप्लीशन हो गया कि बी फॉरगेट टू ड्रिंक हिज टी, ठीक है ना। यानी कि इनकम्प्लीट ऑफेंस है। आया समझ, उसने प्रिपेयर किया था मारने की, तो उसने पिया ही नहीं, चाहे उसने तो पी नहीं, भूल गया, तो वो इनकम्प्लीट हो गया, क्लियर है ना बेटा। यहाँ तक इनकोहेट, हाँ इनकोहेट, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है आपको संदीप, दिव्या। यस सर। अब देखो इनकोहेट ऑफेंस क्या होते हैं, इनकम्प्लीट ऑफेंस होते हैं। इसमें कुछ स्टेजेस हैं, जैसे आपका इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कंप्लीशन। आगे चलूं बेटा मैं। अब इसके बाद आता है देखो इनकोहेट ऑफेंस, ठीक है ना। इनकोहेट की डेफिनेशन बताइए, जस्ट बिगिन पर पूरी फॉर्म डेवलप नहीं हुआ है। इसका वही सेम एग्जांपल दिया, इसमें इंटेंडेड मेंस रिया क्या, बी को मारना, मेंस रिया क्या, बी को मारना है। अब ये ऑफेंस क्या है जिसमें मेंस रिया आपका फुलफिल नहीं होता है, इसे इनकोहेट क्राइम बोलते हैं, यानी कि इनकम्प्लीट क्राइम बोला जाता है। क्राइम बोलेंगे सिंपल, हाँ। इनकोहेट मतलब इनकम्प्लीट, क्लियर है ना बेटा। हाँ, कंप्लीट कंप्लीट क्राइम। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि इनकोहेट और कोहेट, ऐसा कुछ नहीं है। कोहेट मैंने तो नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा सच में। आगे चलूं बेटा मैं, आप चले ना हम। संदीप, संदीप, दिव्या, मनीष, यस सर। ठीक है। आप देखो आप आ रहा है ना संदीप, समझ में इजी लग रहा है कि कठिन है टॉपिक। सर आ रहा है समझ में, इजी लग रहा है। मैं आज होमवर्क भी दूंगा इसके, ठीक है ना। इसके होमवर्क क्या दूंगा, इम्प्रिजनमेंट वाले पढ़ने के लिए, जो पहला पीडीएफ प्रोवाइड किया था उससे अभी दिखाऊंगा, ठीक है। ये पीडीएफ क्लास के एंड में प्रोवाइड हो जाएगा। इसके बाद जो 2 पीडीएफ था वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, और साथ में क्या प्रोवाइड करूंगा, वो इसके एमसीक्यू प्रोवाइड कर दूंगा और क्वेश्चन पेपर नेक्स्ट क्लास में, जो इस साल का था, ठीक है ना। हाँ, आज करूंगा ना बेटा, आज करूंगा, मैंने बना रखा, आज ही करूंगा। नहीं आती है, खाली मत, मैं पढ़ा यूट्यूब में आता ही नहीं। वो बड़ा हेल्पफुल है सर जी, उसको जिस समय हम कुछ कर रहे होंगे ना, उसमें बड़ी हेल्प लगेगी जब हम यूट्यूब में आपको देखेंगे कि हाँ आपने ये सब ये पढ़ा था। हाँ, वो बड़ा वेरिफिकेशन ये वो चालू हो जाए, बट नहीं हो रहा। मैंने भी कई बार ट्राई किया, आता ही नहीं है। भाई मैं तो देख रही हूँ। अभी मोबाइल में खोल के दिखाता हूँ, ठीक है ना। एक बार यूट्यूब मैं खोलो। वाईफाई कई बार कनेक्ट कर, अब अब देखो आपका जो प्रिपरेशन है पनिश कहाँ किया जाएगा, अगर कोई आप वेजिंग वॉर कर रहे हो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है ना। इसके बाद देखो आपने कोई डिप्रीडेशन या टेरिटरीज ऑफ पावर के पीस ऑफ गवर्नमेंट के साथ, मतलब
पीस को भंग किया है, ठीक है ना। इसके बाद देखो आपने कोई डकैती की है। डकैती क्या होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन से किया जाता है, ठीक है ना। ऐसे बाहर विलेज में करते थे, डकैत आ जाते थे, पूरा गांव लूट के चले जाते थे, ठीक है ना। ये कॉमन ऑब्जेक्ट में आता है डकैती। और रॉबरी क्या है, कॉमन इंटेंशन में आता है कि चार से ज्यादा से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा। काउंटर फिटिंग ऑफ कॉइन्स के हेरा फेरी, कॉइन को दोबारा छापना। काउंटर फिटिंग ऑफ गवर्नमेंट स्टैम्प्स, काउंटर फिट गवर्नमेंट स्टैम्प्स। कोई फॉल्स वेट मेजरमेंट या फिर फोर्स डॉक्यूमेंट, फोर्स कहते हैं इनकी, भूल जाना, ठीक है ना। हाँ फर्जी, एक वर्ड नहीं आ रहा मुझे, डॉक्यूमेंट पढ़ा था ना। That's forgery. हाँ फॉर्जरी, हाँ Forgery. ठीक है ना। डॉक्यूमेंट में हेर फेर करना, साइन किसी और का किसी और से कर लेना, ठीक है ना। तो मुझे कोई कहना है साइन करने के लिए, तो एकदम मेरे अंदर टैलेंट है, मैं कॉपी साइन करता हूँ एकदम, कॉपी कॉपी। अब आगे चले हम। Application थोड़ी forgery होगी। उसमें से क्यों होगी? अगर वो स्टैम्प पेपर पे किया जा रहा है, 10 रुपए की जो स्टैम्प पेपर एफिडेविट में किया जा रहा है तो होती है, ठीक है ना। अब आगे चले बेटा, बताओ हम संदीप दिव्या आगे चलें। अरे ठंडा जी सर। अब इसके बाद देखो आप, फिर आता है टाइप्स ऑफ इनकोहेट क्राइम्स। अब देखो ये क्या है, मैं इसको बता देता हूँ। ये आप सब पढ़ोगे, आज की क्लास में पढ़ाऊंगा सारी चीजें, ठीक है ना। आज की क्लास में खैर हो नहीं पाएगा इतना सारा, पर थोड़ा बहुत तो बता देता हूँ। अटेम्प्ट होता है ट्राई करना। अटेम्प्ट कहने का मतलब है मुझे अटेम्प्ट देना ही देना है, वेदर इट इज अ पास और अ फेल। जैसे कल मैच हुआ आरसीबी और चेन्नई का, तो चेन्नई ने पूरी अटेम्प्ट किया, अगर धोनी ना आउट होता तो आरसीबी जीतती नहीं, ठीक है ना। तो आरसीबी कल जीत गई, पांच लगातार मैच जीते, तो इस बार लग रहा है कि शायद आईपीएल वो जीत जाए, अच्छी बात है। अटेम्प्ट यानी कि अटेम्प्ट देना एक बार। इसके बाद आता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी। अभी कॉन्स्पिरेंसी क्या होता है, प्लान कर ली। प्लान करना, एक तरह से शुरू से प्लानिंग करना, ठीक है ना। अबेटमेंट क्या होना, उत्साहना यानी कि प्रोवोक करना। अबेटर, a person is engaged whose name is who is called abater, who is responsible for the full crime, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो कॉन्स्पिरेंसी का मतलब होता है षड्यंत्र करना, अबेटमेंट का मतलब होता है उत्साहना, काम को करने के लिए उत्साहना, मैंने उत्साह उससे बहुत ज्यादा। अब देखो ये जो प्रिपरेशन है सर्टेन क्राइम का, इसे क्राइम बोला जाएगा आईपीसी के अंडर, ठीक है ना। कहने का मतलब है आईपीसी में आपका अटेम्प्ट भी क्राइम है, कॉन्स्पिरेंसी भी क्राइम है और अबेटमेंट भी क्राइम है। क्लियर है बेटा, आगे चलूं मैं। बताओ बेटा शिवानी, संदीप, मनीषा, आगे चले हम। यस सर। आपने ये लास्ट में ये बोला आईपीसी के अंदर अटेम्प्ट नहीं कर। हाँ तीनों ही क्राइम है, ठीक है ना। कॉन्स्पिरेंसी कर रहे हो तो क्राइम ही है बेटा, अबेटमेंट कर रहे हो तो भी क्राइम। अब देखा अटेम्प्ट आता, मैं अटेम्प्ट तो अभी करा ही सकता हूँ आज की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में फिर कॉन्स्पिरेंसी और अबेटमेंट करेंगे। फिर कुछ जनरल डिफेंसेस पढ़ने, वो जनरल डिफेंस कुछ ज्यादा लेंथी है कि आपके पास क्या क्या डिफेंस अवेलेबल है आईपीसी के अंदर, ठीक है ना। बेसिकली जो हम सोचते हैं कि आईपीसी में मुझे पेनल्टी प्रोविजन ही लर्न करना है, तो ऐसा कुछ है नहीं। इसमें आपका थ्योरेटिकल नॉलेज आता है एलएलबी फर्स्ट ईयर में, इसी आईपीसी को और एक्सप्लेन किया जाता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है ना। आप एलएलबी सेकेंड ईयर में पढ़ो। जोगिंदर आया, वॉइस आ रही है जोगिंदर आपको? लगता है जोगिंदर का जो वो है ना घड़ी, वो लेट चल रही है। जोगिंदर की घड़ी लेट चल रही है। अब ये बंदा कश्मीर में रहता है, कश्मीर में क्या ही नेट आता है, कश्मीर में कोई मोबाइल नेटवर्क चलता है? आप कोई गया हो कश्मीर आपके रिलेटिव में, कोई नेटवर्क नहीं चलता, ना एयरटेल ना जियो, कुछ नहीं। हाँ सर। अच्छा संदीप, आप जम्मू में रहते हो ना बेटा? आप फरीदाबाद दलीप? सर मुझसे पूछ रहे हो? हाँ बेटा संदीप, कहाँ रहते हो बेटा आप? मैं फर्स्ट फरीदाबाद में रहता
अच्छा, फरीदाबाद में रहता है, मुझे लगा कि वहाँ। मेरी पिछली क्लास में शाहीन मलिक था, वो था जम्मू। हाँ वो जम्मू। हाँ उसको क्लास बड़ी अच्छी लगी थी, बता रहा था मुझे। बच्चा सब मेरा नंबर मांगता है, बेटा मैं नंबर, दिक्कत वो नहीं है, मेरे को डिस्टर्ब बहुत करते, मैं फिर रात के 9 बजे बाद ही, मेरे को एक ही जगह प्रोवाइड है। आप देखो अटेम्प्ट में बेसिकली क्या होता है, अटेम्प्ट में आपका बेसिकली देखो आप अटेम्प्ट कब होता है, पहले मेंस रिया आता है, गिल्टी माइंड, फिर प्रिपरेशन, फिर अटेम्प्ट, फिर कमीशन। कमीशन यानी कि कंप्लीशन करना। तो बेटा देखो आप अटेम्प्ट को डिफाइन नहीं किया गया, एक स्टेज होता है जो कि कनेक्टेड है कमीशन से। इसमें पर्सन आता है, पर्सन मेंस रिया गिल्टी माइंड है, उसका इंटेंशन है, फिर वो इंजरी करेगा किसी बॉडी, माइंड या रेपुटेशन ऑफ प्रॉपर्टी का। ये आपका इम्पॉसिबल अटेम्प्ट होता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? बताओ बेटा, मनीषा क्लियर है? दिव्या आपको ये? यस सर। अब देखो इसके बाद आता है अटेम्प्ट के बाद, ठीक है ना। अटेम्प्ट के पहले देखो आपका मेंस रिया जो प्रिपरेशन आ रहा है वो बेसिकली है आपका मोटिव है, ठीक है ना, मैं ऐसे समझ सकता हूँ। अटेम्प्ट के बाद क्या आ गया, आपका इंटेंशन आ गया। क्लियर है ना यहाँ तक? जो हमने टॉपिक कवर किया था मोटिव और इंटेंशन का, वो यही फिट होता है। अटेम्प्ट से पहले जो मेंस रिया प्रिपरेशन है वो आपका क्या है, मोटिव है, और अटेम्प्ट और कमीशन क्या आपकी इंटेंशन। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें कुछ एक केस समझा रखे हैं, इसको मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना। इस केस को समझाया गया, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में भी समझाऊंगा, ठीक है ना। देख लो आप, कुछ टेस्ट को डिफरेंशिएट किया गया प्रिपरेशन फ्रॉम अटेम्प्ट से, यानी कि प्रोक्सिमिटी टेस्ट। कहने का मतलब है, अब इसमें आपको डायग्राम से समझ में आ रहा है, इस डायग्राम में बेसिकली था क्या, इसके नीचे से एक बोट जा रही थी, ब्रिज के नीचे से बोट जा रही थी। अभी जो ट्रक है, ट्रक के अंदर क्वाइंस रखे हुए थे, सिल्वर क्वाइंस थे। इन सिल्वर कॉइन्स को ले जाया जा रहा था ब्रिज के थ्रू। अब पुलिस ऑफिसर्स को इंफॉर्मेशन पता चल गई कि जो कॉइन्स है ये अनऑथराइज यूज के लिए ले जाया जा रहा है, ठीक है। तो पुलिस ऑफिसर ने प्रोक्सिमिटी टेस्ट लगा के, यानी कि कंप्लीशन, क्लोज टू द कंप्लीशन ऑफ क्राइम, जैसे ब्रिज के पार हो जाता तो उसको कोई नहीं पकड़ सकता था, बट ब्रिज के बीच में पुलिस ऑफिसर्स ने आके उसको पकड़ लिया। तो बेसिकली इसमें क्या हो गया, प्रोक्सिमिटी टेस्ट लगे। ये केस किसका था बेटा, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब एंड अदर्स का। क्लियर है बेटा? आगे चलूं मैं, आया समझ में? तो प्रोक्सिमिटी टेस्ट कहने का मतलब है एक ऐसा टेस्ट को अप्लाई कर देना बिफोर द कंप्लीशन ऑफ क्राइम। क्राइम के होने से पहले मैंने किसी को रोक दिया। अच्छा, जैसे मैंने अभी नहीं बताया था, एक पंजाब से इंसान आया, पंजाब से लेके दिल्ली तक आया, दिल्ली से आने से पहले तो क्रिमिनल नहीं है, बट अगर वो बॉर्डर तक अचीव हो गया, जैसे ब्रिज है, ब्रिज भी एक बॉर्डर है, ब्रिज को ओवर करते कोई नहीं पकड़ेगा नहीं, तो ब्रिज जैसे बॉर्डर तक आते आते उसको क्या मान लिया जाएगा, क्रिमिनल मान लिया जाएगा। इसको पढ़ना है बेटा, ठीक है। आगे चलूं मैं, संदीप, दिव्या, शिवानी, आगे चले हम। यस सर। अब देखो, आप प्रोक्सिमिटी टेस्ट के बाद आता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लेपिटेंस। लेपिटेंस कहने का मतलब है ये, अ पर्सन कैन नॉट बी चार्ज फॉर द अटेम्प्ट ही इज इन पोजीशन टू गिव अप ऑफ अबेंडन हिज प्लान आउट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेंस रिया। कहने की, एक मैं नीचे देख लूं बेटा, हाँ ठीक है। अब इसमें वही केस आपका एप्लीकेबल है, मलिकेत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये पंजाब का केस है। इस केस में है क्या, देखो पर्सन को चार्ज नहीं किया जाएगा किसी अटेम्प्ट के, ठीक है ना। अगर वो उस पोजीशन में क्यों छोड़ दे या फिर प्लान को लीव कर दे, हटा दे। तो बेसिकली इस केस में था क्या, पंजाब से इंसान भागा गाड़ी लेके, ट्रक लेके, पंजाब से दिल्ली के बॉर्डर में उसको आने तक 32 किलोमीटर थे। अब 30 विद इन द 32 किलोमीटर्स में जो पंजाब से पर्सन दिल्ली आ रहा था, उसमें उसको चार्जेबल नहीं किया जाएगा, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस 32 किलोमीटर। But the person, such accused person, arrived at the borders of Delhi, then he will found to be guilty. Clear है बेटा यहाँ तक? अगर तो वो क्या टोल पास करते हैं ना? हाँ, टोल तक आने तक, ओके, ठीक है ना। टोल में बैरियर्स लगा दिए जाते हैं बेटा। आ गया ना सब? ब्रिज का एग्जांपल वही है, ओके। ब्रिज पे पार करते ही पहले पकड़ लिया,
प्रॉक्सिमिटी टेस्ट हो गया ना। एक मैंने पढ़ा था, बैरिकेड लगाए गए थे, किसी ने किसी का रोड एक्सीडेंट किया था, अभी धौलक वहाँ की बात है, एक वुमेन थी ना, तो वो मतलब एक कैब, हाँ कैब वाला था, कैब था और एक वो थी फॉर्चुनर थी, तो यंगस्टर चला रहा था धौलक वहाँ में, तो उसके शीशे इतने गिरे हुए था, बिलीव नहीं करोगे, मैं जा रहा था उस फॉर्चुनर, यंग था, यंग, ये जो आजकल के बच्चे नालायक होते हैं एक नंबर के, ना पैसा देना चाहिए, ना इनको मोबाइल देना चाहिए, ना कुछ देना चाहिए, इनको रोज पिटाई करनी चाहिए बेल्टों से, ठीक है ना, सुबह उठते ही। हाँ, तो ये बच्चे ही करते हैं। वो कर रहा, मेरी आंखों देखी बात है, ये मेरी पर्सनल ही है, मैंने कुछ दिन के बाद में मैंने रेड लाइट भी टापी कभी। सच में? हाँ कसम से मैं बता रही हूँ, मेरी पीछे थी गाड़ी, हाँ। मतलब स्कूटी मेरी पीछे थी, हाँ। उसकी आगे, ये यहीं की बात है, ये धोले पे वाला रोड में, हाँ, मैं समझ गया। फ्लाईओवर चढ़ते हैं, भूले क्या हूँ? धोला कुआं जाने के अच्छा लिए अच्छा, जो बीच हाँ में आता है हाँ ना, हाँ, मैं बाजार हाँ पड़ती है हाँ वहाँ हाँ पे, हाँ, वहां पर लड़का इतनी तेज चला था, मेरे करीब से निकला, करीब से निकला, हेलमेट उसने पहना हुआ था, धड़ उसका अलग, सर उसका हेलमेट के अंदर ही, इतना गंदा घुसता हुआ गया था वो, उसके बाद में काफी लगी, और वो इंसिडेंट भूलता भी नहीं है। होता है ऐसे। तो बेसिकली देखो आप, इस केस में क्या था, पर्सन बहुत होते हैं ऐसे। आप कभी ये जो रोड है ना गुड़गांव इफ्को चौक जाती है, यहाँ मत जाना, इफ्को चौक में तो बहुत ज्यादा होता है गुड़गांव में। ये तो मेरा आंखों देखा है कि वो भी यहीं का ही लोकल थोड़ा गाँव है। तो बच्चे नालायक होते हैं आजकल, क्या मैं तो दो लड़के थे, एक उनमें से बच गया, एक ऑन द स्पॉट। देखो, पर्सन को चार्ज नहीं किया जाएगा अगर वो कोई अबंडन कर देता है, गिव अप कर देता है प्लान, तो सेम इसमें वही केस था कि 32 किलोमीटर के डिफरेंस में से नहीं पकड़ा जाएगा, बॉर्डर जब वो रीच कर लेगा तब उससे पकड़ा जाएगा। तो इसमें जो मलिकेत सिंह था उसको लायबल नहीं पाया गया था। क्लियर है बेटा? अब इसके बाद देखो आप, अब आता है आपका, ये करा दूं एक बार मैं, फिर पनिशमेंट है, ये करा देता हूँ फिर बेटा, खत्म ही है, ठीक है ना। लेस स्पेसियस लोकेटेड टेस्ट, अनइक्वलेटेड टेस्ट होता है, इसमें थिंग अपने बारे में खुद बोलता है। कहने का मतलब है, आप जैसे कि ट्रक है, ट्रक किसी पेट्रोल को ले जा रहा है एक दूसरे से दूसरी जगह, तो उसमें लिखा हुआ है हाईली फ्लेमेबल गैसेस, तो उसमें साफ साफ हो रहा है इस टेस्ट में कि अगर आप इसके साथ कोई व्हीकल लगाते हैं या फिर रश ड्राइविंग होती है तो एक्सीडेंट होना ही होना है। तो इसमें जो थिंग उसके अंदर रखी है साफ साफ ये मेंशन कर रही है। क्लियर है बेटा? तो देखो, एक टेस्ट ऐसा होता है जिसमें डिफेंडेंट कंडक्ट करता है डेमोन्स्ट्रेट, जिसमें क्राइम कमिट हो सकता है, और ये एक अटेम्प्ट माना जाएगा क्राइम का, ठीक है ना। यानी कि ट्रक ड्राइवर के रश ड्राइविंग से क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट से क्या होगा, ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट से काफी लोगों की जान जा सकती है। तो इसमें टेस्ट ये एप्लीकेबल आपका एप्लीकेबल होता है। क्लियर? आगे चलूं मैं? तो बेटा आपको रात को नींद भी नहीं आई होगी, रात को नींद भी नहीं आई होगी। अरे 3 दिन तक नींद नहीं आई, एक रात की मैंने भी देखा। अब देखो पनिशमेंट, घूमने लगता था सामने, मैंने बहुत मुझे वैसे, personally बहुत टाइम लगा उससे निकलने मैंने के लिए ऐसा ऐसा बाहर। एक्सीडेंट देखे ना जिनका हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, आप वो देख भी लोगे ना। liable तो है, जिएगा तो सही, मरे वो तो ऑन द स्पॉट गया। मैंने मरे हुए देखे मैंने। पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट में देखो, आईपीसी पनिश होता है 4 वेज में, एक सेम पनिशमेंट होना चाहिए अटेम्प्ट और कमीशन का, जिसमें देखो एक सेपरेट पनिशमेंट दी जाती है फॉर अटेम्प्ट ऑफ ऑफेंस के लिए, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक अटेम्प्ट पनिशेबल होगा, इसमें क्राइम पनिशेबल नहीं, जैसे सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड में क्या है, अटेम्प्ट मेरा पनिशेबल है पर क्राइम नहीं है कोई, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप, जैसे आप कोई स्पेसिफिक प्रोविजन, करने के लिए किसी को मजबूर करना भी तो punishable हाँ तो कॉन्स्पिरेंसी होती है, कॉन्स्पिरेंसी एक षड्यंत्र होता है ना, या उत्साहना, अबेटमेंट कह दो, उत्साह है कोई बंदा, तो जो उत्साह है वो अबेटर को पनिश किया जाएगा, अबेटर बोला जाता है उसे। इसमें कोई प्रोविजन प्रोवाइड नहीं की गई है, पनिशेबल होता है आपका सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी में। 511 प्रिस्क्राइब करता है कि आधे से ज्यादा मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट होगा। अब इम्प्रिजनमेंट कैसे दिया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है फ्रैक्शन, जैसे 20 ईयर्स, ठीक है ना। तो मैं आज आपको एक होमवर्क दूंगा, मुझसे एलएलबी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पूछा गया था, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, मैंने कहा 14 ईयर्स, तो मुझे कहा नहीं सर 14 ईयर्स नहीं, कुछ ऐसी इम्प्रिजनमेंट होती है जिसमें आपको पूरे लाइफ टाइम लेना होता है, टिल द डेथ तक होती है। तो आपका एक होमवर्क है, इसको सर्च करना, मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना क्या सर्च करना है, मुझे क्वेश्चन कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की कितनी ईयर्स होती है, 14 ईयर्स होती है कि टिल द डेथ तक दी जाती है। क्राइम किया
कहीं में उम्र कैसे तो मिलता है। वही मैंने होमवर्क दिया है कि आपको टाइम पीरियड डिसाइड कैलकुलेट करना है। उनका केस हुआ था दिल्ली के अंदर, निर्भया केस। निर्भया केस। हाँ। इसमें इसने क्लिक किया था प्रेसिडेंट को कि मुझे लाइफ के दिन हम्म फिर गए, हम्म बट ऑब्वियसली उतना हाइट था हाँ। तो फासिल नहीं, बट दे हैव क्लिक टू दी प्रेसिडेंट आई नीड टू लेट विद वो। हाँ मैं आपको बताऊंगा, इसको सर्च करना एक बात, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद आता है आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी और अबेटमेंट। तो बेटा मैं आज की क्लास में अगर इतना रखूं तो चलेगा क्या संदीप, दिव्या, शिवानी? नेक्स्ट क्लास से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी Yes, स्टार्ट करें हम। यस Yes, सर। अभी क्लास में रहना, जाना मत, कुछ चीजें दिखानी है मुझे, ठीक ठीक है सर। ना। क्या चीजें दिखानी, देखो सबसे पहले आपका आता है ये, अच्छे क्रिमिनल का मुस्लिम के भेजे तो थे मैंने, ये भी भेजे तो हैं बेटा। हाँ पिछली क्लास में भेजे थे मैंने। दो है, मोहम्मद के दो आए हैं, 2 आए हैं। दो आए और एक भी सिंगल पेज आया है। मैंने फोन किया था तुम्हारे भाई को। अच्छा, सिंगल पेज का फिर बेटा सेक्शन होगा। अरे मैंने तो सेक्शन, मोहम्मद के दो आए हैं applications। चलो आई होगी, मैं देख लूंगा, ठीक है। सेक्शन मुझे बता देना, वैसे शायद मैंने भेजी नहीं। सर आपसे फेवर चाहिए, क्या? आज आप बात करना हमारे साथ। किस चीज के लिए? लास्ट टाइम मैंने क्लास में आपको इन्फॉर्म ये किया वो था। नहीं है कि वो पूरे में होगा। बात कर रही थी, मैंने वो वीडियो देखी ना तो समझ में आया कि तुम डिस्कशन कर रहे हो, अच्छा, तो फिर मैंने बताया। बट नहीं यार वो लोग तो फर्स्ट ईयर में ही हो गया है। मैं फाइनल की बात कर रही हूँ। मैं वीडियो की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पर्सनल उसकी बात कर रही हूँ। But that is part of the syllabus। अब देखो बेटा, आप एक मिनट देखो, आईपीसी करना है, ठीक है ना। ये आईपीसी में मैंने क्या क्या करा दिया एक बार देख लो बेटा आप। मैं देखो इधर, इसमें क्या करना है, मैंने एक्टेस रियस करा दिया, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, कमीशन, पनिशमेंट। अब आपको क्या करना है, पनिशमेंट पढ़ना है, ठीक है ना। मैं सीरिया की पेज नंबर मैं बोल देता हूँ, पेज नंबर 5 पढ़ना है आपको, ये प्रोवाइड है, ये बेयर एक्ट का है पूरा पेज नंबर 5 करना है। फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है ना। आपको बस क्या करना है, होमवर्क पेज नंबर 5 करना है। क्लियर है संदीप, शिवानी, दिव्या? हाँ जी सर। संदीप वॉइस आ रही है आपको? फिर लाइट चली गई लगता है, मतलब Yes, से sir. केजरीवाल को जिताने नहीं देंगे इस बार। पर क्या पता हो, पढ़ लोगे ना संदीप इसको? जी सर। ये आपका आता है इंडियन पैनल कोड में आता है, ठीक है ना। जी सर। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो मैं अगर आज की क्लास को इतना रखूं तो चलेगा बेटा? सर ये आईपीसी सर। ठीक है, ये सीआर में एक मैं दिखा दूं। एग्जीक्यूट हुआ था। हाँ जी बेटा, इसी में आता है ये रहा। ठीक है। कम इन फोर्स ऑन 1 जनवरी 1862 में हुआ था, ठीक है ना। मतलब एक 1860 में इसकी बात की गई थी और लाया गया कभी 1862 में लाया गया, ठीक है ना। तो इसको पढ़ लेना बेटा 1 मार्क के लिए। यहां तक क्लियर है, आगे चलूं मैं? बताओ हाँ जी बेटा, सर। शिवानी, दिव्या, संदीप, आज की क्लास इतनी रखे हम। हाँ जी आज की सर। क्लास में आपके पास जो आएगा वो आईपीसी नोट्स पार्ट 1 आएगा, पार्ट 2, 3 ट्यूसडे फ्राइडे तक भेजता हूँ बेटा। अब तो मैं क्या फ्री हूँ, इतना काम है, वेडनेसडे के बाद फ्री हूँ, ठीक है ना। और सर वो फ्री एक क्या चीज 2 का घंटे के लिए फ्री? क्या? कि वो जिसे आपने कहा है मथुरा में हाँ मैं बता दूँ। कैसे प्लान करना पड़ेगा। अब सारी चीजें मैनेज डेट शीट में बताता हूँ बेटा, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। अब अगस्त के मिड में एग्जाम होंगे आपके, वही तो ठीक है ना। और आप पे कर रहे हो तो बैक आएगी, तो बैक लाना तो अभी है नहीं, तो फिर बैक लाने से क्या होता है, और थोड़ा एलएलबी सेकंड थर्ड ईयर में कठिन हो जाता है ना सीख ले। तो बैक का भी सोचो मत, जो कराया जा रहा है वो पढ़ लो, इनफ है, ठीक है ना। हमें पूरा टॉप तो करने नहीं कि 100 में से 100 लाने परसेंटाइल, हमें डिस्टिंक्शन लाना। एलएलबी में फर्स्ट ईयर में जितना ज्यादा लाओगे तो सेकंड और थर्ड में वो कंपनसेट हो जाए, ठीक है ना। सेकंड थर्ड ईयर में क्या है, डिटेल स्टडीज है और टाइम का,
और बुक ज्यादा है। अब जैसे इसमें आप लीगल लैंग्वेज पढ़ रहे हो ना, लीगल लैंग्वेज एक दिन का चैप्टर, एक दिन का टॉपिक है, उसमें आप तुक्के भी मारोगे तो भी पास है। बट एलएलबी सेकंड और थर्ड ईयर में क्या होता है, सेकंड ईयर में टैक्सेशन लॉ आ जाता है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसमें आप इंटरनेशनल बिजनेस चूज कर सकते हो, टैक्सेशन लॉ चूज कर सकते हो, ठीक है ना। ये सारी चीजें 4 और है, बैंकिंग का। फाइनल में भी चूज कर सकते हैं। फाइनल में चूज कंपनी लॉ होता है। जैसे संदीप एचआर से है, हाँ तो वो लेबर लॉ भी चूज करेगा, ऐसा हाँ। कुछ है। तो अभी ये फाइनल लॉ का मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में फाइनल लॉ का भी सिलेबस दिखा दूंगा उसमें। यहाँ तक क्लियर है बेटा? डेट का क्लियर करना सर। हाँ हाँ, पक्का पक्का। तो आज की क्लास को इतना ही रखिए हम। शिवानी, दिव्या, संदीप यस सर। यस सर। तो हम लोग साथ में जा सकते हो बेटा, आप सब क्लास को लीव कर सकते हो। सेव और देयर सर। बाय बेटा, बाय सबको। I cannot go one floor। गुड डिसीजन। पिछली बार एक प्रेम लड़का था, अब पढ़ाई का प्रॉब्लम। प्रेम लड़का क्या